रंगमंच कनाडा की फखरिया मल्टीकल्चरल पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन मगर बर्फजार सुबह, -4 फील्स लाइक -8 डिग्री। सर्दी जितनी नफरत आमेज हुआ करती है, मोहब्बत की गर्मी उसे राम कर लिया करती है। हौसला रखिए, मौसम बदलने के लिए आते हैं। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। तन्हाई, डिप्रेशन और मायूसियों से आंखें चार करने वाली एक ऐसी डॉक्टर की कहानी आप आज सुनेंगे जिसे जितना जिंदगी से इश्क है उसे ही उतना अपने प्रोफेशन से प्यार है। मोहतरमा अक्सा शेख एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली की एसोसिएट प्रोफेसर, LGBTQIA+ के साथ नफ्सियाती मरीजों के हुकूक के लिए बहुत काम कर रही हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत मसरूफ हैं, कई किताबों की मुसन्निफा, इनाम याफ्ता, खुश ख्याल, खुश लिबास, खुश गुलू और खुश खिसाल। आई सैल्यूट हर डेडिकेशन एंड अचीवमेंट। आइए उनका इस्तकबाल मेरे एक दोस्त इफ्ती नसीम के शेर से करते हैं कि पेट की भूख तो किस्मत ने मिटा दी, लेकिन कितना तड़पा के दिया एक निवाला उसने। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, डॉक्टर अक्सा शेख साहिबा। आदाब। आदाब जावेद साहब और तमाम जो ऑडियंस में लोग हैं जो इस वक्त हमको लाइव देख रहे हैं, उन सबको भी आदाब। और कमेंट्स में सलाम आने शुरू हो गए, तो वालेकुम अस्सलाम। तो बात शुरू करने से पहले मेरा एक बड़ा फॉर्मूला सा सवाल हुआ करता है सब दोस्तों से, सारे मेहमानों से, कि ये जो कोविड-19 बला वबा गिला बल्कि कोविड-20 हो गई अब, तो ये जो भी थी, जो भी है, ये आपके लिए रहमत थी या जहमत? मुझे नहीं लगता कि इसको हम किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, यानी कि ये कहें कि ये बहुत ही अच्छा था या ये बहुत ही बुरी चीज थी। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि बहुत ही अच्छा था तो उन लोगों के साथ में सख्त नाइंसाफी होगी जिनके अजीज या रिश्तेदारों की इस के दौरान जान गई है। अल्लाह उन सब की मगफिरत करे। और अगर मैं ये कहूं कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो भी ये गलत होगा। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो मैं दिल्ली में रहती हूं, और दिल्ली में जैसे कि आप सभी जानते हैं फरवरी के एंड में कम्युनल राइट्स हुए थे, और मैं और मेरी टीम जो कि बस उसी वक्त बनी थी, हम लोग उस कम्युनल राइट्स के जो विक्टिम्स थे उनकी मदद कर रहे थे और उनको राशन पहुंचा रहे थे, मेडिकल एड पहुंचा रहे थे, पुलिस के साथ काम कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे थे। और उसी दौरान मार्च में लॉकडाउन लग गया जैसे कि आप सब जानते हैं, और फिर अप्रैल में हालत इतनी बुरी थी कि हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं उन्हें पैदल अपने घरों तक जाने की नौबत आई, और कुछ लोग जो हैं इसमें हलाक भी हो गए। तो फिर हमारा फोकस शिफ्ट हुआ कि किस तरह से हम जो माइग्रेंट्स हैं उनको दिल्ली में ही राशन मुहैया कराए कम से कम 1-2 महीने का, ताकि उनको अपने जो है घर जाने की नौबत ना आए जब तक कि हालात ठीक ना हो जाएं या ट्रेन वगैरह स्टार्ट ना हो जाए। तो उस वक्त जो हमने लोगों का दर्द देखा वो हम बिल्कुल भुला नहीं सकते, जिंदगी भर की वो यादें हमारी हो गई हैं। और उसने हमको एक अंदर से इंसानी तौर पे भी बदल दिया है। तो ये वबा ने जितना भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक अंदरूनी जो बदलाव आया है, आई थिंक उसने कई लोगों को एक बेहतर इंसान बनाया। उसके बाद में सितंबर का महीना था जब मुझे खुद को कोविड हो गया। मैं एक अस्पताल में टीचर भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, और मुझे खुद को कोविड हुआ, और उस दौरान अपनी फैमिली से जो 17 दिन दूर रहना पड़ा, और एक हमेशा खौफ कि हो सकता है कि आज आपका आखिरी दिन हो।
तो रात को बिल्कुल कलमा पढ़ के सोते थे कि पता नहीं कल की सुबह होगी नहीं होगी। तो वो दौर भी गुजरा। उसके बाद में अब ये दौर है कि वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है, और दिस इज द फास्टेस्ट एवर लॉन्च ऑफ अ वैक्सीन, है ना। अगर हम वैक्सीन की हिस्ट्री देखें 100 साल पुरानी है, लेकिन इतनी तेज कोई वैक्सीन नहीं बनी। तो साइंस का भी जो प्रोग्रेस हुआ इस क्रिटिकल टाइम में, ये भी बिल्कुल लाजवाब है, और ये किसी और वक्त में शायद मुमकिन नहीं था। अच्छा साहब, ये जो आपने दिल्ली की विपदा सुनाई, तो जस्ट कोइंसिडेंस के मैं एक प्रोग्राम के सिलसिले में, अपनी दास्तान गोई के सिलसिले में उन दिनों दिल्ली गया हुआ था, और आई जस्ट लैंडेड और वहाँ राइड शुरू हुई। तो दिल्ली से उठ करके मैं गुड़गांव चला गया अपनी भांजी के यहाँ। और फिर जब हालात थोड़े ठीक हुए तो मैं दोबारा गया, और इतना पढ़ा और इतना सुना हुआ था हमने। तो शाहीन बाग मोनोलॉग के नाम से एक ड्रामा लिखा वहीं बैठ के। तो कभी मैं आपको भेजूंगा वो ड्रामा, वो बड़ी अच्छी याद आपने दिला दी, मैं उस ड्रामे को भूल चुका था। तो वो लिखा हुआ है। तो इससे वाकई बहुत सारे अच्छे नताइज भी हुए। तो इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, हमारी दीवार के साए तले आज बहुत सुबह सुबह बहुत से लोग आ गए, और आपकी शाम है। सबसे पहले तो साहब आपको सलाम कह रही हैं साइमा खान, शी इज फ्रॉम लाहौर। लाहौर से सुबह सुबह सलाम आया है। और उसके बाद राबिया अल रब्बा, आज पाकिस्तानियों का जोर ज्यादा है। राबिया भी हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, राइटर है फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर से मेरे ख्याल में वो भी है। राबिया कह रही हैं आवारगी को सलाम। और कैसर खुर्शीद साहिबा हमारी भाभी, बड़ी भाभी हैं, और हैं तो वो लखनऊ अच्छा। की, मगर आजकल यहाँ आई हुई हैं, तो वो भी आपको सलाम कह रही हैं। और मैसर नौशाद साहिब, साइमा कह रही हैं सैल्यूट टू हर। और मुरसलीन अहमद, तारा इकबाल साहिबा बहुत अच्छी हमारी दोस्त और बहुत बड़ी शायरा हैं, बरेली से सलाम कह रही हैं। नियाज जयराजपुरी साहब बड़े अच्छे शायर, हमारे दोस्त, और आजमगढ़ से आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा साहब, यहिया खान देख रहे हैं, मीर रहमत आपको सलाम कह रहे हैं। उज़मा इरफान साहिबा भी बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं और जी औरतों के जी। लिए बड़ा काम करती हैं। और उज़मा इरफान टोरंटो से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं आपको। फारूक सैयद साहब बॉम्बे से देख रहे हैं, आपके शहर से। और फारूक बड़े अच्छे दोस्त हमारे, और बच्चों के अदब के सिलसिले में बड़ा काम करते हैं। फारूक साहब भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सैयद हमीदुल्लाह साहब तशरीफ लाएं। फराह कामरान हमारी दोस्त हैं टोरंटो, नहीं, फराह कामरान इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। फराह कामरान देख रही हैं, काशिफ साहब देख रहे हैं, फारूक इंजीनियर साहब देख रहे हैं, और काफ़ी दोस्त आ गए। तो दैट्स अ वेरी गुड बिगनिंग, माशाल्लाह, आपके मुबारक कदम। तो ये बताइए दोस्तों का साहब बहुत कि, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सबों का। आज माशाल्लाह आप एक डिग्निफाइड डॉक्टर हैं, बड़ी संजीदा, बड़ी सुशील, यू आर लुकिंग गुड ऑल्सो टुडे। मगर बचपन की शरारतें तो कुछ होंगी, कुछ आपको याद होंगी। तो कैसा था आपका बचपन और कहाँ गुजरा? मेरी पैदाइश और जो है पढ़ाई और परवरिश, मतलब जिंदगी के 27 साल जो है मैंने बॉम्बे में गुजारे हैं। और मुझे बॉम्बे बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। मुंबई, बॉम्बे में भी कहते हैं। बॉम्बे मैं भी हंसता में हूँ जो बॉम्बे। लुत्फ है वो हाँ, मुंबई में नहीं है। मुंबई में नहीं है तो जी, हाँ। बॉम्बे में जो है मेरी पैदाइश और परवरिश और पढ़ाई और फर्स्ट जॉब भी मेरा वहीं पे था। और जैसे कि आपने कहा कि बचपन में काफी शरारतें होती हैं और ये सब होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा बचपन वैसा नहीं था जैसे कि एक टिपिकल बचपन होता है। होता है। क्योंकि लगभग 2-3 साल की उम्र से, जब से मतलब आपको कुछ याद, मुझे मेरे ख्याल से 3 साल के पहले का तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसके बाद से जब से मुझे याद है, मैं हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती थी। क्योंकि मुझे बचपन में तो पाला गया एक लड़के के तौर पे, और मेरे घर वालों ने मुझे नाम दिया था जाकिर हुसैन, हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पे। इम्प्रेस हो गए। और लेकिन एक बहुत ही डिस्कम्फर्ट था, मैं अपने आप को जाकिर के साथ नहीं आइडेंटिफाई करती थी, और जो चाहते थे घर वाले वैसे मैं नहीं आइडेंटिफाई करती थी। मैं एक ऑल बॉयज स्कूल में थी, तो वो मेरे लिए काफी एक मुश्किल वक्त था। मैं एक बहुत ही शांत स्वभाव वाले जो बच्चे होते हैं, जो कि रेयर है आज के जमाने में, उस किस्म की थी। तो इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरी स्कूल टीचर ने मेरी वालिदा को कहा कि आपका बच्चा तो इतना शांत है कि ये तो रिसेस में भी मतलब बाहर खेलने नहीं जाता है, और बस पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।
और ऐसा ही था बचपन। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सहेलियां थी उस वक्त, तो उनके साथ खेलते थे, लेकिन घर वालों से उस पर भी डांट पड़ती थी, नहीं कि तुम लड़कों के साथ खेलो, लड़कियों के साथ ना खेलो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल बीता बचपन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये जो जितने भी चैलेंजेस थे, इनकी वजह से जो मैच्योरिटी हासिल हुई, वो शायद उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी, जो हम कहते हैं कि कुछ लोग मैच्योर हो जाते हैं, तो कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस मेरा रहा। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मेरी लेटेस्ट किताब है टेस्ट ऑफ टीयर्स, उसमें जो मैंने कहानियां लिखी हैं वो सारी मुंबई बेस्ड हैं, और वो सारी वो हैं जो मैंने अपने बचपन में या शुरुआती जिंदगी में जो है वहां पे देखा, महसूस किया दर्द अलग अलग किस्म के लोगों का, एज अ डॉक्टर, एज अ मुंबईआइट। तो इस उसी को पे मैंने पता पेश किया। कलामी, इस किताब पे मैं अलग से, मेरा सवाल है, इसको बाद में हम डिस्कस जी करेंगे, जी। अभी हम बचपन में हैं। तो बचपन तो की कोई और बातें? हाँ, ये बचपन की बहुत मेरे ख्याल से अच्छी यादें नहीं रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह उस चैलेंजेस जो थे उनसे काफी सीखा। और क्योंकि और कुछ काम नहीं था, सिर्फ पढ़ाई वाला ही काम पे ज्यादा फोकस था, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आई वॉज इन मेरिट लिस्ट इन माई स्टेट इन 10th स्टैंडर्ड। और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 12th में भी आई वॉज इन द टॉप 100 स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से बेस्ट जो महाराष्ट्र का मेडिकल कॉलेज है केईएम हॉस्पिटल, उसमें एमबीबीएस में दाखिला हुआ। उसके बाद एमडी भी वहीं से हुआ मेरा। और उसके बाद मैंने दिल्ली की तरफ हिजरत की। मगर घर पे वालदा के अलावा, यानी सिबलिंग्स में, और भाई बहन और कोई आपके भाई वगैरह जी थे या हैं? जी, वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया है, अभी 10 बरस हो गए हैं। जी। लेकिन मेरे 2 बड़े भाई हैं, अच्छा। और कोई और बहन है नहीं, हम बस 3 लोग हैं। तो उनके साथ भी जो है मेरा वो बॉन्ड नहीं हो पाता था, क्योंकि वो मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, और मैं चाहती थी कि वो मुझे एक बहन की तरह ट्रीट करें। तो काफी मतलब बचपन में मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने ज्यादा दोस्त हैं कि मैं कई बार उनको वक्त नहीं दे पाती हूँ। दिल्ली से लेके कनाडा तक, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, चलिए साहब, और कुछ दोस्तों का नाम सुना दूं आपको। जावेद सिद्दीकी साहब देख रहे हैं, मंजर जमील मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और कलकत्ते से हैं, कोलकाता से आपको सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद सालिहीन बड़े अच्छे राइटर हैं, फिक्शन राइटर फ्रॉम कैलकटा। मोहम्मद सालीन भी आपको आदाब कह रहे हैं। और मुरसलीन अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, लॉट ऑफ पावर टू हर, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है। नीलम मुरसलीन हमारे श्रीवास्तव, छोटे भाई हैं एक्चुअली, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिनसे बड़ा दिल मुरसलीन का अहमद, प्यारा रिश्ता है। जी अच्छा अच्छा, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहाँ है मुरसलीन साहब? वेरी सी? ये दिल्ली में ही दिल्ली? है, दिल्ली में दिल्ली ही में है। है, अच्छा अच्छा। ठीक है मुरसलीन जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और फैयाज अहमद कलकत्ते से, हमारे अलीगढ़ के दोस्त हैं, अली साथी, वो देख रहे हैं। और एक और दोस्त हमारे नीलम श्रीवास्तव हैं। और आपको एक अच्छी खुशखबरी ये बताऊं कि नीलम श्रीवास्तव ई बुक्स के एक्सपर्ट हैं। मैं आपका एक रेफरेंस इनको दूंगा, ये लखनऊ में होते हैं, और ई बुक्स के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी किताब इनको जरूर दीजिएगा। तो दैट इज अ पेड वेंचर, फ्री वाली उर्दू वाली किताब नहीं। तो ये बड़ी बहुत कह रहे हैं मंजर जमील साहब के बैक स्टेज की लाइट को थोड़ा करें भैया, अभी बातें बहुत संजीदा हो रही हैं, इसमें से हिलना जुलना ठीक नहीं, तो जस्ट हियर विद अस। और आमिर फारूकी मछली शहरी साहब देख रहे हैं, और अमीरुद्दीन मुगल साहब देख रहे हैं। आप सबों को बहुत, आप सबों का शुक्रिया। तो साहब, दूसरा सवाल ये था, आपने बचपन का तो बताया कि फैमिली के साथ कैसा इंटरेक्शन था, मगर स्कूल में अक्सर ऐसे जो सुशील बच्चे, शांत बच्चे होते हैं, इनके साथ बुलिंग बड़ी होती है। मैंने इसके ऊपर ड्रामा लिखा हुआ पूरा एक। तो आपके साथ स्कूल के बच्चों का रवैया क्या था, यानी आपके आ, क्लास फेलो और ये लोग सब, ये कैसे? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिल्कुल एक ऑल बॉयज स्कूल में थी, और मेरा किसी से भी ज्यादा वहां पे बातचीत नहीं हो पाती थी। तो मैं अपने बस किताब ही मेरे दोस्त थे पूरे टाइम। और रिसेस के दौरान भी मैं जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल में ही रहती थी। इनफैक्ट बहुत कम वक्त ही मैंने वॉशरूम यूज किया था, क्योंकि वहां पे कोई लेडीज वॉशरूम बच्चों के लिए नहीं था, तो जेंट्स वॉशरूम होता था। तो मेरी ये होती थी कि क्लास के दौरान मैं टीचर से परमिशन लेके जाऊं, रादर देन रिसेस में जब अक्सर लोग वहां पे होते हैं। तो कुछ इस तरह से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
कभी किसी तरह का फिजिकल असॉल्ट या फिजिकल वायलेंस या उस तरह की चीजें नहीं हुई। और शायद उसका रीजन ये भी है कि हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बहुत सारे जो ट्रांस बच्चे होते हैं वो अपने आप को एक शेल में डाल लेते हैं, वो बात ही नहीं करते, वो कहीं अकेले जाते ही नहीं, वो वॉशरूम भी यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो मौके नहीं चाहते हैं कि किसी और को मिले। लेकिन वो बिल्कुल एक जेल जैसी जिंदगी होती है। मतलब अब मैं पिछले 3-4 साल से जब मैंने ट्रांजिशन किया है, जो आजादी मैं महसूस करती हूँ, मतलब बड़ा मन करता है कि काश मुझे वो बचपन में मिली होती तो और अच्छे से खिल पाते। लेकिन जो भी है देर सवेर ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुलिंग तो नहीं हुई, लेकिन आई हैव सीन लॉट ऑफ अदर ट्रांस चिल्ड्रन बीइंग बुलीड। इनफैक्ट हमारी क्लास में एक मेंटली रिटार्डेड, हालांकि वर्ड गलत है, हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, वो बच्चा था। और उसके साथ में हमारी क्लास में सेक्सुअल अब्यूज हमने खुद विटनेस किया था। तो ऐसे इंसिडेंट्स बिल्कुल होते रहते हैं, और ये एक हमारे समाज की अंडरबेली है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। आपको कब अंदाजा हुआ कि यू आर डिफरेंट, यानी, और घर वालों ने इसको कैसे एक्सेप्ट किया? बचपन में आपको कब जैसे अंदाजा हुआ? मैंने जी जी जी, जैसे मैंने बताया कि लगभग 3 से 4 साल की उम्र में जब से मेरी यादें हैं तब से मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो अलग है। मतलब आई यूज टू कंसिडर माई सेल्फ एज अ गर्ल, लेकिन मेरे घर वाले जो है वो मुझे एक लड़के के तौर पे पाल रहे थे। और अक्सर मुझे कहा जाता था, नसीहत की जाती थी कि नहीं, तुम लड़कियों के साथ मत खेलो, लड़कों के साथ खेलो तो ठीक हो जाएगा। मुझे याद है मैं जमात में भी गई थी, क्योंकि काफी रिलीजियस बैकग्राउंड रहा है मेरा। तो माशाल्लाह। एहतिकाफ में भी 10 दिन बिताए हैं, तबलीगी जमात का भी हिस्सा रही हूँ। तो अक्सर वहां कहा जाता था, नहीं नहीं, आप जो है नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए और जमात में जाइए तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जैसे कि अक्सर हमारे समाज में हमने देखा है कि यही इलाज जो है लोगों को बताया जाता है। डिनायल तो फेज ये एक सब रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चलता रहा टिल आई वेंट इनटू मेडिकल कॉलेज। और फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में मेरा डायग्नोसिस हुआ कि मेरा हाई बीपी है। उस वक्त मेरा बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ था, क्योंकि स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा था कि 17 साल की उम्र में ही बीपी जो है वो बढ़ गया था। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे किसी एक डॉक्टर ने पूछा कि अपने सेक्सुअलिटी के बारे में और इसके बारे में। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको, किसी भी इंसान को, अपने जज्बात के बारे में, कि मैं अपने आप को क्या मानती हूँ, क्या सोचती हूँ, बताया। और फिर उसके बाद काउंसलिंग के दौरान मुझे खुद को भी समझ में आया कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो उसके बाद मैंने अपने घर वालों को भी मिलवाया, और काफी उनकी तरफ से रेजिस्टेंस तो रहा, लेकिन ये कठिन सफर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से काफी आसान हो गया। अगर स्कूलिंग के बाद मेडिकल जो है मामला इंडिया में बड़ा, हर सारी दुनिया में इट्स अ वेरी हम्म। टफ थिंग। आपके स्कोर्स अच्छे थे, मगर मेडिकल में कैसे दाखला हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेरिट? जी, ओनली बिकॉज ऑफ मेरिट। तो जैसे वो मैंने कहा, जो मुझे और कोई काम नहीं था पढ़ाई के अलावा, मुझे खेल कूद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि नहीं खेल सकती थी। हाँ, नहीं। और ये सारा था, तो मैंने अपना पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पे ही लगाया था उस वक्त। हमारे नए साथी भी कुछ जमा में, कशिफुद्दुजा साहब, बड़े एक रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे, दरभंगा पटना के हैं शायद, वो आपको आदाब कह रहे हैं। अनवर उल हक साहब दिल्ली के दोस्त हैं हमारे, और जामिया के, और वो भी आदाब कह रहे हैं। सफदर इमाम कादरी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारे प्रोग्राम का ख़ास हिस्सा हैं। इनके साथ खुद मेरी दूसरी सीरीज़ भी चल रही है। तो सफदर साहब सलाम कह रहे हैं आपको। और मोहम्मद शकील खान साहब इज़ वॉचिंग। हमारे नए सलमान अथर साहब हमारे दोस्त हैं टोरंटो के, वो देख रहे हैं। बहुत से नए साथी ऐसे हैं। जहरा सामिश शत्ता साहिबा मिडल ईस्ट, ये मोहतरमा इजिप्ट से देख रही हैं आपको, माशाल्लाह। देखिए, अब ये नहीं कहेगा अरबी किसी को नहीं लाया मैं अरबी कैंडिडेट है। बड़ी अच्छी दोस्त हैं और बड़ी अच्छी ट्रांसलेटर हैं, तो वो भी देख रही हैं, आपको सलाम कह रही। जावेद रहमानी साहब दिल्ली के हैं, इज अ गुड जर्नलिस्ट, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे दिल्ली के, ये देख रहे हैं, आप कह रहे हैं। और अच्छा साहब, ये तो आपने स्कूलिंग की बात बताई, मेडिकल का भी बताया, मगर बीच में एक कड़ी रह गई थी कि टीनेज जो होता है वो बड़ा रोमांटिक हुआ करता है, और लोग, बड़े बच्चे बड़ा ख्वाब देखते हैं। और क्या ये नज़ला आपको भी हुआ था, और कब हुआ?
मुझे लगता है शायद ही कोई होगा जो इस बीमारी से बच पाया होगा। वो अब तो नॉर्मल होगा। जी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इनफैक्ट आई थिंक 10 साल की उम्र थी मेरी, जब पहली बार अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया था। एंड मैं ये कहूंगी कि शायद उस वक्त, आज से अगर मैं कंपेयर करूं तो उस वक्त मैं ज्यादा इश्किया मूड में थी। तो मुझे More तो romantic. लगभग हर हर आदमी जो ठीक ठाक दिखता था वो पसंद आ जाता, जिसको आजकल की जुबान में कहते हैं क्रश हो Crush. जाता है लोगों का। तो इतने क्रश हो गए कि अब गिनती ही भी जो है उसकी याद नहीं है। और जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन जो मुझे था, जो कि काउंसलिंग के बाद हुआ, वो ये था कि आई यूज्ड टू कंसीडर माई सेल्फ एज अ गे पर्सन। जो कि काउंसलिंग के बाद समझ में आया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गे पर्सन एंड अ ट्रांसजेंडर पर्सन, एंड आई देन अंडरस्टूड एंड रियलाइज कि मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर फीमेल के तौर पे मानती हूँ। तो काफी वो हुआ उस वक्त, इश्क का बुखार काफी तेज था। लेटर ऑन स्पेशली, यानी कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में पिछले कुछ सालों में दोबारा से सेकंड अटैक उसका आया। दूसरा फेज आया। लेकिन जी जी बिल्कुल, लेकिन उस वक्त होता ये था कि किसी भी आदमी के लिए, जिससे मैंने उसको बताया भी अगर किसी को, तो उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल था। उनको लगता था कि भाई वो तो गे है नहीं, तो किसी को कैसे उनसे इश्क हो सकता है, या वो कैसे रेसिप्रोकेट करें। तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था, काफी हार्ट ब्रेकिंग रहा मेरे लिए। कुछ बीच में डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आए। उस दौरान काफी शेरो शायरी भी हुई। जब दिल टूटता है तो अक्सर ये होता है। लेकिन अब जब ट्रांजिशन हुआ है, जो कि पिछले 1.5 साल से मैं अक्सा के फॉर्म में समाज के सामने हूँ, तो अब लोगों के लिए समझना बड़ा आसान है। अब जब किसी इंसान से मैं अपने इश्क का जो है बताती हूँ उनको, तो उनके लिए समझना अब आसान है, और उनके लिए रेसिप्रोकेट करना भी काफी इजी है। आई एम लुकिंग टू गेट मैरिड, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू गेट मैरिड हु रिस्पेक्ट्स मी एज हु आई एम, नॉट आउट ऑफ चैरिटी और एनीथिंग। तो तलाश जारी है, देखिए क्या होता है, क्या नए गुल खिलते हैं। ऑल द बेस्ट। अच्छा साहब, आप थैंक यू। डॉक्टर हैं, मेडिकल आपका प्रोफेशन है, तो ये जेंडर की कहानी क्या है, ये जो है दोस्तों को जरा बताएं, क्योंकि एक आम आदमी, एक आम ट्रांस जो होगा वो इतनी अच्छे से नहीं बता सकता, बिकॉज यू नो द इन एंड आउट ऑफ मेडिकल ऑल्सो। तो ट्रांसजेंडर क्या होता है, ये जेंडर की क्या कहानी क्या है, ये बताइए प्लीज। राइट। अक्सर जो लोग हैं ये सेक्स और जेंडर के बीच में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि उसके जो जेनिटेलिया हैं, उसकी जो बॉडी की बनावट है, उस हिसाब से हम कह देते हैं कि बच्चा या तो मेल है या फीमेल है। कुछ बच्चे इंटरसेक्स भी होते हैं, जिसके अंदर ये पहचानना मुश्किल है कि वो बच्चा जन्मते मेल है या फीमेल है। और कई लोग ऐसे बच्चों को मेल बच्चों के तौर पे पालते हैं या फीमेल बच्चों के तौर पे पालते हैं। वो भी एक चीज है। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एक बच्चे की खुद की पहचान होती है कि वो अपने आप को क्या समझते हैं। तो हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, नंबर कहना कोई मुश्किल है, लेकिन 99%, 98% लोग जो कि जिनकी मेल बॉडी है वो अपने आप को मेल भी आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन 1 से 2% किस्म के लोग ऐसे हैं जो खुदा ने बनाए हैं कि जिनको बॉडी तो ऊपर वाले ने अलग दी है, लेकिन अंदर जो ब्रेन दिया है या जो माइंड दिया है वो किसी और जिन्स का दिया हुआ है। तो इन जिस जैसे हम मेरे केस में है, तो आई वॉज बॉर्न इन अ मेल बॉडी, ऑलमोस्ट मेल बॉडी, बट विथ अ फीमेल माइंड और अ फीमेल ब्रेन। तो जिसकी वजह से मुझे हमेशा अपनी बॉडी जो है, कभी आई कुड नेवर रिलेट टू इट, और अब मुझे जो सुकून मिलता है कि हाँ ये मेरी बॉडी है, ये मैं हूं। तो ऐसे जो लोग होते हैं कि जिनकी बॉडी खुदा ने कुछ और बनाई है, लेकिन उनका ब्रेन या माइंड कुछ और है, उनकी आइडेंटिटी कुछ और है, तो ऐसे लोगों को हम ट्रांस पर्सन्स बोलते हैं। पुराने जमाने में क्योंकि इतनी मेडिकल साइंसेज नहीं थी, तब लोग जो हैं उनको हिजड़ा कम्युनिटी में या ख्वाजा सराय जो पाकिस्तान में आपको देखने मिलते हैं, ऐसी कम्युनिटी में लोग अपने बच्चों को दे देते थे और वो एक्सेप्ट करते थे, और वो एक उनका सिलसिला चलता था। लेकिन अब साइंस ने प्रोग्रेस की है, सर्जरीज के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो अब पेरेंट्स की तरफ से भी एक्सेप्टेंस जो है वो काफी बढ़ने लगा है। तो ये ट्रांसजेंडर और गे में क्या फर्क?
जो गे मेन होते हैं, यानी कि वो मेन जिनको दूसरे मेन की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, लेकिन वो अपने आप को औरत नहीं मानते हैं, वो सर्जरी नहीं करवाएंगे, वो औरतों की तरह ड्रेस नहीं पहनना पसंद करते। हाँ, ये अलग बात है कि उनको मेन पसंद है, तो वो एक अलग कैटेगरी है। और ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं वो अपने आप को फीमेल ही आइडेंटिफाई करते हैं, तो दे अंडरगो हार्मोन ट्रीटमेंट, कुछ लोग सर्जरी कराते हैं, एंड दे फील मोर कंफर्टेबल इन फीमेल बॉडी, मोस्ट ऑफ देम। तो अब जो ट्रांस लोग होते हैं, अब उनको मेन हो सकता है, किसी को मेन पसंद हो, किसी को फीमेल पसंद हो, किसी को दोनों पसंद हो, किसी को कोई भी पसंद ना हो, तो वो तो जैसे खुदा जिसको जैसे बना दे। ये इंडिया में नया नया मामला आप बता रही हैं, ये इन्वेस्ट में बहुत पुरानी चीज है और हमारे कनाडा में भी, बट इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, प्रोग्रेशन बहुत टीडियस प्रोसेस है। और किसी तरह की भी सर्जरी इसके पहले साल 2 साल साइकियाट्रिस्ट के साथ उनकी वो रहती है, उनकी थेरेपी की जाती है। आई न्यू फ्यू पीपल दे हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, और ये आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी हम बहुत आसानी से बात कर रहे हैं, मगर बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है ये। तो एक बात ये बताइए साहब कि आर यू प्राउड टू बी ए ट्रांसजेंडर वुमन? आई थिंक मैं हर जगह अपने इंट्रो में भी यही लिखती हूँ कि आई एम अ प्राउड ट्रांसजेंडर वुमन। इनफैक्ट जब शुरू में व्हेन आई वाज चेंजिंग ओवर, तब मुझे कुछ ट्रांस महिलाएं जो ऑलरेडी ये सफर कर चुकी थी, उन्होंने कहा कि अक्सर बेहतर होगा कि तुम अपने आप को छुपा लो, यानी कि अब जाकिर का जिक्र मत करो, कंट्री चेंज कर लो। इनफैक्ट कनाडा वाज ऑफन गिवन टू मी एज एन ऑप्शन कि तुम कनाडा माइग्रेट कर जाओ और अपनी पुरानी जिंदगी को इंडिया में छोड़ दो और वहां पे अक्सा वाली जिंदगी बिताओ, क्योंकि ये जो समाज है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तुमको कभी कि तुम ऐसी हो। तो वहां जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुम पैदाइशी फीमेल ही थी, और कुछ नहीं हुआ, और ये सब छुपा दो। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले भी झूठ जीते आ रही थी, कि एक झूठी जिंदगी थी जिसमें मैं अपने आप को मर्द बताई थी, जो कि मैं थी नहीं। और अब मैं ये कहूं कि मेरा कोई पास्ट नहीं है, मैं उसको छुपाऊं, और हर बार ये डर होगा कि कहीं कोई मेरा पास्ट न जान ले। तो मैंने कहा अब मुझे वो कैदी वाली और वो झूठी जिंदगी नहीं जीनी है। मुझे फख्र के साथ सर उठा के कहना है कि हाँ, मैं ट्रांसजेंडर वुमन हूँ, मुझे खुदा ने ऐसे बनाया है, और ये चीज मैंने की है अपने आप को अफर्म करने के लिए। और इसमें कोई, क्योंकि कोई गुनाह नहीं है और कोई गलत काम नहीं है, तो मैं क्यों शर्म करूं या इसको क्यों छुपाऊं। प्लस अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, अच्छी नौकरी है, यहाँ पे कम से कम 600 बच्चों को पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगता है कि आई कैन बी अ रोल मॉडल। कई सारे ऐसे ट्रांस बच्चे होंगे, या जब मैं भी थी मुझे कोई ट्रांस टीचर नहीं दिखाई दिया, या कोई ट्रांस एजुकेशनिस्ट या नहीं दिखाई दिया डॉक्टर, शायद होता तो मेरे लिए सफर बड़ा आसान होता। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा लाने के पीछे ये भी वजह है कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए और कोई इसको गलत या गुनाह के तौर पे ना समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आर्टिकल लिखे, बहुत इस पे बातें की है, और लोगों का नजरिया चेंज होता हुआ नजर आ भी रहा है। संतोष बकाया बहुत बड़ी राइटर हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश की शायरा हैं, वेरी प्रोमिनेंट, हमारी खुशकिस्मती है, हमारी दोस्त हैं और हमारे प्रोग्रामों में आती हैं। आपको कमेंट करें, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच संतोष जी। साजिदा मडेलिना, मेरे ख्याल में मैं भूल जाता हूँ बार बार, शी इज़ फ्रॉम बॉम्बे, और हैट ऑफ टू डॉक्टर अक्सा एंड मोर पावर टू हर। बिल्कुल। डॉक्टर अक्सा इज ए प्राउड ट्रांसजेंडर। साइमा खान साहिबा लाहौर से लिख रही हैं, मेरे ख्याल में लाहौर में ये सीन मुमकिन नहीं था। थैंक गॉड दैट यू आर इन इंडिया, और यू आर अ रोल मॉडल ऑल्सो। बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं। सैयद हामिदुल्ला इज़ वॉचिंग, आपको भी आदाब। वक्कास सैयद साहब हमारे दोस्त हैं और अलीगढ़ के साथ हैं, तो वक्कास सैयद भी आपको आदाब कह रहे हैं। वक्कास का एक सवाल है जो कि मेरा भी है, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा साहब, ये हमारी आप इन तमाम बातों के बावजूद बीच में एक सवाल ये भी होता है कि जब लड़का मेडिकल में आ जाता है तो घर वाले जो हैं उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं कि साहब डॉक्टर साहब के लिए कोई अच्छी बच्ची लाई जाए। तो आपके लिए भी रिश्ता आना तो शुरू हो गया होगा, तो शादी के लिए घर वालों ने कुछ नहीं किया? क्या किया था शादी के लिए घर वालों?
इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि 10 स्टैंडर्ड में मेरा मेरिट में रैंक था. आई वाज 18th इन द स्टेट एंड उसके बाद में 12th में आई वाज आल्सो इन द टॉप 100 इन द स्टेट. तो वो सिलसिला वहीं से, बुकिंग जो है वो वहीं से स्टार्ट हो गई थी. ये एडवांस बुकिंग करके रख लेते हैं कहीं माल जो है हाथ से निकल न जाए. अच्छा. तो वहीं से सिलसिला स्टार्ट हो गया था. तो शुरू में तो घर वालों का अक्सर सबको यही जवाब था कि नहीं, अभी तो बच्चा हमारा एमबीबीएस कर ले, उसके बाद देखेंगे. जब एमबीबीएस हो गया तो उसके बाद बहुत घर वालों की तरफ से भी प्रेशर आने लगा कि अब देख लो. लेकिन उस वक्त तक घर वालों को मैंने बता दिया था. और फिर फाइनली ये डील हो गई थी कि देखिए, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगी, लेकिन आप जो है रिश्ते की या शादी वाली कोई बात नहीं करेंगे. तो फिर कुछ सालों बाद तो लोग जो हैं वो समझ जाते हैं कि, और इतना ऑब्वियस तो था कि ये इसमें कुछ तो अलग है. तो लोग भी जो हैं वो समझ गए थे. एंड आई थिंक एक पॉइंट के बाद में फिर वो आना सिलसिला बंद हो गया, थैंकफुली. और मैं भी दिल्ली माइग्रेट कर गई थी, तो वो सब मौका नहीं दिया लोगों को. आपकी बॉडी और सोल की जो ये ट्रांजिशन हुई, तो इट मस्ट बी पेनफुल, मुझे अंदाजा है. तो वो कैसी थी जब आपको फाइनली यकीन हो गया कि आप क्या हैं? तो उस वक्त आपको सुकून मिला या नहीं? एक चीज तो ये थी कि देखिए, पता चल गया. पहले तो पता नहीं था, एक कश्मकश थी कि मैं क्या हूं, है ना. एक आपको समझ में नहीं आता, और एक होता है कि हाँ, अब समझ में आ गया कि मैं क्या हूं. लेकिन फिर ये भी पता चल गया कि अब आगे का रास्ता क्या है. और वो आगे का रास्ता मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल था. क्योंकि देखिए, इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपने घर वालों से, अपनी माँ से, अपने रिश्तेदारों से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. तो और अक्सर मैं अपने आप को बहुत हिम्मत वाली मानती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों के साथ में जब इस मुद्दे पे टकराव हुआ, तब मैं काफी अपनी हिम्मत हार चुकी थी. ये इनफैक्ट यही वजह थी कि क्यों मैंने बॉम्बे का शहर, जो कि इतना अच्छा शहर है, उसको छोड़कर अकेले दिल्ली में आई. और दिल्ली में हमारा एक भी रिश्तेदार नहीं है, ना कोई दोस्त था. मैंने दिल्ली में नई जॉब ली, और इसलिए ताकि मैं घर वालों के प्रेशर से दूर हो सकूं. तो जब पता चला कि अच्छा, ये दवाइयां ली जा सकती हैं, ऐसी सर्जरी हो सकती है, और मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन घर वालों की तरफ से क्योंकि सख्त मनाही थी, तो आपके सामने रास्ता है लेकिन आप जा नहीं सकते हो. तो वो एक बहुत ही दिल तोड़ने वाली चीज थी. और मुझे याद है कि मतलब कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जब मैं इस पे रोई नहीं होंगी कि मंजिल मेरे सामने है, रास्ता मेरे सामने है, लेकिन मेरे घर वाले ही उसमें जो है वो रोड़ा बन के खड़े हैं. और मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको समझा नहीं पा रही हूँ कि ये इस्लामी तौर पे गलत नहीं है, या इसमें आपको जो समाज की बातें तो सुननी पड़ेंगी, लेकिन झेल सकते हैं, अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं. तो वो एक बहुत बड़ी ज्यादा स्ट्रगल रही. इनफैक्ट ये हुआ था कि मैंने अपना ट्रीटमेंट बिना अपने घर वालों को बताए स्टार्ट कर दिया था. और मेरी अम्मी, जो मेरी बहुत दिल के करीब हैं, बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं, वो उनको जब ये पता लगा तो उनके लिए एज इफ ऐसा था जैसे उनके बच्चे की मौत हो गई है ना. और वो पिछला बच्चा अब नहीं रहा, अब जो है सामने वो कोई और इंसान है. और जब मेरी सर्जरी हो रही थी, तो अम्मी से रहा नहीं गया, और उन्होंने इमरजेंसी टिकट बुक करके बॉम्बे से वो दिल्ली आई हैं. और जबकि उनका प्लान था कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी क्योंकि तुम्हारी इन किसी भी चीजों में मैं साथ नहीं दूंगी. लेकिन सर्जरी के शाम को उनसे रहा ही नहीं गया, और वो मतलब वापिस आ गए. तो बहुत मुश्किल बीते हैं वो दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी बेहतर है और सुकून है. अब अम्मी हमारे साथ ही रहती हैं. गुड गुड. हमारा आदाब कहिएगा अम्मी को. वक़ास सैयद, इनका बैकग्राउंड भी एजुकेशन से है, और आजकल मगर इंसान को बिगड़ते देर नहीं लगती. ये मौलवी साहब हो गए हैं माशाल्लाह, एक बहुत अच्छी मस्जिद चला रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अलीगढ़ के साथी हैं. मगर बहुत ही अच्छा सवाल एक ये पूछ रहे हैं कि डू यू गो टू मॉस्क, यानी आप प्रैक्टिस तो करती हैं इस्लाम, तो दिल्ली में या कहीं, हालांकि इंडिया में इतना सिलसिला नहीं है कि औरतें मस्जिद जाएं, मगर क्या आप मस्जिद जाती हैं, या अगर गईं तो वहाँ का रिस्पांस दूसरे लोगों का क्या था? मेरे ख्याल में ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वकास कह रहे हैं कि he has gone through this process, I've gone through this issue here
एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिजॉल्व कि कोई ट्रांस बंदा मेरे ख्याल में इनकी मस्जिद में आया और ये उसे हैंडल नहीं कर पाया, ये कुछ ऐसी बात हुई। तो आपका तजुर्बा कैसा था, ये पूछा। मेरे ख्याल से 6-7 साल की उम्र से मैं मदरसे में जो है मकतब में काफी हम लोग शाम में अपना वक्त बिताते थे, वहीं पे कुरान सीखा, वहीं पे काफी सारा इल्म भी सीखा। और उसके बाद में मुझे याद है मेरा पहला एतिकाफ 10 साल की उम्र में था। वाह। और काफी उसके बाद तबलीगी जमात में भी मैं गई हूँ और एतिकाफ भी किए हैं। और मेरा एक शाम का वक्त अक्सर मस्जिद में, स्कूल के बाद मस्जिद में ही गुजरता था। लेकिन एक वहां पे भी एक जो होता है ना हमेशा, कि आपको ये चिढ़ाया जाता है कि तुम लड़की जैसी बिहेव कर रही हो, तुम तो लड़के हो, और ये सारी चीजें होती हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि 14-15 उम्र के बाद जब अट्रैक्शन आपको मर्दों के लिए स्टार्ट हो गया था मुझे, तब बहुत ही मुश्किल था कि मस्जिद में जाकर मैं 40-50 मर्दों से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ूं। उनको तो शायद इतना अंदाजा ना हो किसी को कि एक बार देखने पे, लेकिन मुझे पता है कि मैं तो एक फीमेल हूँ, और जो मुझे जिसका कंधा टच हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो तो मर्द है, और ये गलत है, कुछ तो गलत है, मतलब ये सही नहीं है। तो ये मुझे बड़ी फीलिंग आती थी। उसके बाद में जब जमात में भी जाते थे या एहतिकाफ में थे, तो बड़ा ही एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग थी। और बहुत ही एक जो ट्रिगरिंग एपिसोड मेरे लिए रहा, वो जब मैंने उम्रा किया। तो मैंने उम्रा किया था अराउंड 6 साल पहले, इन एज अ मेल पर्सन। और उम्रे में जैसे आप जानते हैं कि आप जो है आपको एहराम पहनना होता है, जिसमें एक शोल्डर भी आपका ओपन होता है। और वो मेरे लिए कि अपने बॉडी पार्ट को खोल के रखना, एक्सपोज करना, बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं हमेशा दुपट्टा पहनती हूँ, अपना सर ढक के रखती हूँ। और उस वक्त मेरे लिए वो अपने आप को एक्सपोज करना, और मेल और फीमेल सेग्रीगेशन भी काफी हद तक होता ही है, भले ही आप हरम में भी हो, तो वो बहुत ही एक मुश्किल एक्सपीरियंस था। और मैंने वहां खुदा से यही दुआ की कि अगली बार अगर मुझे आप अपने घर पे बुलाएं तो एज अ फीमेल ही बुलाएं, एंड नॉट एज अ मेल, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल। इम्पॉसिबल एक्सपीरियंस था। और मैं इतनी जारो कतार रोई थी उस वक्त कि खुदा अगली बार प्लीज मुझे एज अ फीमेल बुलाना, नॉट एज अ मेल। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना ये दूसरे जो ट्रांस लोग हैं जो अभी नहीं बाहर आ पाए हैं, जो अपनी झूठी जिंदगी या दोहरी जिंदगी कई बार जी रहे होते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल एक्सपीरियंस है। जहां तक इस वक्त का सवाल है, तो इस वक्त हमारे यहाँ पे फीमेल सेपरेट एरियाज बहुत कम मसाजिदों में है, और ट्रांस लोगों के लिए तो ऑलमोस्ट कहीं, मुझे नहीं पता दिल्ली में कि कोई मस्जिद में है। तो आई डू गो टू फीमेल सेक्शन ऑफ द मॉस्क, क्योंकि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी है। लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी ट्रांस सेक्शंस करेंटली इन द मॉस्क। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं हमारे वकास साहब के। ये मसला सिर्फ इनकी मस्जिद का नहीं था, टोरंटो की दीगर मसाजिद में भी ये प्रॉब्लम है। तो अब मगर वी आर प्लानिंग टू हैव अ डिफरेंट वॉशरूम्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। चलिए, एक अच्छी बात यह है कि इनको ख्याल आया है कि साहब ट्रांस पर्सनस के लिए भी अलग एक वो होना चाहिए। तो वेरी गुड, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं आप वकास साहब की। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मुश्ताक सदफ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं आपको। वकार रईस साहब हमारे दोस्त हैं टोरंटो के, और आपके मुबारक कदम कि आपकी वजह से ये पहली बार हमारे 50 इंटरव्यूज हो चुके हैं, उसमें पहली बार आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करूं कि हमारे वकार रईस भाई आए हैं। और शाद साद साहब मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं आपको ही बहुत। और ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम अभी न्यूजीलैंड का आया था। देखिए साहब, रात जाग कर लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। अदनान मिर्जा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ऑकलैंड न्यूजीलैंड से आपका ये शो देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, रात जागने का भी। और उमा प्राइस हमारी दोस्त हैं बहुत अच्छी, एंड शी इज वाचिंग फ्रॉम यूके। तो अजहर आलम हमारे नौटंकी के दोस्त हैं, ड्रामा नवीस हैं और डायरेक्टर हैं, कलकत्ते से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। हिना अंबरीन तारिक साहिबा देख रही हैं, और हिना साहिबा भी आदाब कह रही हैं। तो बहुत ही अजीब, हम लोग किसी और दुनिया में पहुंचे हुए हैं। इट्स अ वेरी इनलाइटनिंग इंटरव्यू, और बहुत ही इनलाइटनिंग बातें हो रही हैं। और साहब, इन तमाम बातों के
एक बात ये होती है कि स्कूलिंग और कॉलेज में आप खुद से लड़ती रहीं, कभी किसी साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट क्यों नहीं किया कॉलेज आके भी, यानी व्हेन यू वर इन मेडिकल? जी, इनफैक्ट मैं, देखिए, जहां तक काउंसलिंग और साइकेट्री वाला सवाल है, जिन लोगों को वहां जाने की जरूरत है वो भी डरते हैं जाने से, कि या मुझे कहीं कोई पागल न डिक्लेयर कर दे या कोई इस तरह इंडिया का की बात मसला। ना हो। तो एक बहुत बड़ा मसला है। इनफैक्ट बड़ा आसान है आज लोगों को कि किसी मजार पे ले जाएं या कोई तावीज डलवा दें या कोई और चीज कर दें, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि घर वाले जो है वो मौलानाओं के पास, आलिमों के पास यहाँ तो ले गए, लेकिन कभी किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं किया कि हमारा बच्चा ऐसा है तो मसला क्या आप है? कुछ बताएं। तो जैसे मैंने कहा कि जब मेरा ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से बात की थी। तो ये अच्छा। उस वक्त हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कॉलेज के ही वो साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर एंड सोशल वर्कर्स थे, और आज भी मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, और उन्होंने उस वक्त जो मेरी हेल्प की उसको मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने आप को डिस्कवर करने में हेल्प किया। हेल्प की बताया कि हाँ। अच्छा साहब, आप एक राइटर भी हैं, होना भी चाहिए, और शायरी भी करती हैं, और पिछले दिनों द टेस्ट ऑफ टीयर्स आपकी एक बड़ी अच्छी किताब आई है। आई एम वेटिंग टू रीड दैट बुक। तो ये स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो कुछ उसके बारे में बताएं कि ये क्या है, कैसे आपने लिखा टेस्ट ऑफ टीयर्स। जैसे मैंने हाँ, बताया बहुत कि अच्छा। मेरे जिंदगी के 27 साल जो है वो बॉम्बे में ही गुजरे, और बॉम्बे में आई यूज टू स्टे इन एन एरिया कॉल्ड इस्लामपुरा नाम की जगह है। हम्म, गिरगांव में, साउथ बॉम्बे में, बहुत ही एंशियंट एरिया जो है मुंबई का। हम्म, और वहां पे एक चौल में हमारा घर था। हम्म, तो चौल का जो माहौल है, भले वहाँ गरीबी ज्यादा होती है, लेकिन जिंदगी बहुत ही रिच तौर पे वहां पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस थे, स्पेशली एज अ ट्रांस पर्सन, आप क्योंकि ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हो, जैसे मैंने बताया कि मैं खेल कूद में तो नहीं थी, तो मैं अपना घंटों घंटों में लोगों को ऑब्जर्व करने में बिता देती थी। फिर उसके बाद में एज अ मेडिकल स्टूडेंट रोज सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती थी। अक्सर वो लोग दर्द में होते थे, तो उनकी जिंदगियां समझी। तो उसके बाद में मैंने एक एनजीओ में काम किया जहाँ पे सेक्स वर्कर्स के साथ में काम करने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, उनकी जिंदगियां सुनने का मौका मिला, और उसने मेरा जिंदगी का जो नजरिया बदला। क्योंकि अक्सर हम समझते हैं कि सेक्स वर्कर्स जो हैं ये अपने जिस्म को बेच रहे हैं या ये भटके हुए लोग हैं, लेकिन अगर आप उनकी कश्मकश को और उनकी जिंदगी की मजबूरियों को सुने, तो नेचुरली आपका नजरिया बदलेगा कि कहीं प्रॉब्लम समाज में है, उनमें नहीं है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस रहे, जिसकी वजह से ये मैंने उस वक्त अपने एमबीबीएस के दौरान ये कहानियां लिखी थी। उसके बाद में वो मेरे लैपटॉप के किसी फोल्डर में वो गुम हो गई थी। अब जब लॉकडाउन हुआ और कोरोना वक्त में एक ऐसा वक्त आया कि जब लगा कि 2020 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 21 देखने नहीं मिलेगा, तो मुझे लगा कि ये जो मेरा फोल्डर कहीं जो है मेरे लैपटॉप में छुपा हुआ है, इसको मैं निकालूं और इन कहानियों को लोगों तक लाऊं, क्योंकि क्या भरोसा 2021 हो या ना हो। तो बस यही सिलसिला था, तो मैंने फिर उनको रिविजिट किया, उन कहानियों को, और उसको इस बुक के फॉर्म में छापा है। कोई खास कहानी जो आपको ज्यादा पसंद हो या उसका जिक्र करें आप? इन कहानियों में कितनी कहानियां इसमें हैं? जी जी, दो कहानियां बहुत ही जो मेरे दिल के करीब हैं। एक कहानी है रात रानी के नाम से, जो कि सेक्स वर्कर्स के ऊपर है। हम, मैं जहाँ रहती हूँ थी मुंबई में, वो कमाठीपुरा जो कि मुंबई का रेड लाइट एरिया है, उससे बस बिल्कुल सामने है। तो अक्सर हमारे बचपन में हमने उस एरिया के बारे में सुना, देखा, और हमको लगता था यहाँ बुरे लोग रहते हैं। ये वो एरिया है, गंदे, ये वो गटर है जहाँ पे कोई शरीफ माँ बाप अपने बच्चे को नहीं ले जाना चाहते। उसके बाद में जब मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया, तब मुंबई के बार डांसर्स, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स से बात हुई, उनकी जिंदगी को समझा, तो उसके बेसिस पे ये कहानी लिखी हुई है।
तो वो एक बहुत ही दिल के करीब है। उसके अलावा एक कहानी है जो कि एक मुस्लिम डॉक्टर की है, फीमेल डॉक्टर की, यंग डॉक्टर की, जो कि जैन पेशेंट्स से डील कर रही है। और यहाँ पे इस्लाम और जैनिज्म दोनों एस्पेक्ट हैं। तो मरीज जो है वो जैन है, वो कैंसर पेशेंट्स हैं और वो दीक्षा लेना चाह रहे हैं, यानी कि वो अब सब कुछ छोड़ के जैन भिक्षु बनना चाह रहे हैं, जो कि इस्लाम में नहीं है संन्यास लेना। और वो जो एक कश्मकश है जो दिखाई गई है उसमें, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं तो मैं उससे बहुत रिलेट कर पा रही थी। तो ये दो कहानियां तो बहुत ही ज्यादा दिल के करीब है। बाकी जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने, उनके रिव्यूज अब आने शुरू हो गए, और लोग कहते हैं कि छोटी सी कहानियां हैं, 4-5 पन्नों की हैं, लेकिन वो जहन में रह जाती हैं काफी दिनों तक उनके। वेरी गुड। हाँ, इसको आप एक एक कहानी करके, यानी किताब तो आ गई है, एक एक कहानी करके अपने फेसबुक के नोटबुक में नोट पे लगाएं और फिर उसको एक एक दफे में शेयर करें, दोस्तों को टैग करें, तो वो उससे मल्टीप्लाई होगी और सदक़े इंशाअल्लाह। जारिया के लोग बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ेंगे भी और सवाब भी मिलेगा। मुझे भी मिलेगा कि मैंने ये आइडिया आपको दिया था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आज हमारे वक़ास सैयद साहब बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, दीनदार आदमी है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन और बड़े मेरे दिल के करीब हैं। वक़ास ने एक बहुत अच्छा वो दिया है सजेशन कि साहब व्हाट आर हर प्लान्स इन दिस एरिया इन इंडिया। और अभी हम वक़ास भाई इसके बारे में बात करेंगे आगे, मगर कि ये सवाल खो नहीं जाए इसलिए अभी हम सुना दे रहे हैं। अच्छी बात ये बता रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प हर फ्रॉम कैनेडा। तो इस बात के ऊपर अगर कोई ऐसी प्लानिंग हो तो आप बताइएगा, वक़ास साहब से कांटेक्ट किया जाएगा और इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं मिलके और प्रोग्राम आगे बढ़ा सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। आज के प्रोग्राम का हासिल है ये सवाल कि वक़ास भाई थैंक यू सो मच कि आपको ख्याल आया कि इस तरह की बात, और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ होते रहते हैं। जो भी है साइकोलॉजिकल हो, मस्जिदों में भी अब काम शुरू हो गया है और माशाल्लाह हमारे यहाँ मसाजिद में अच्छी खबर ये है कि अब वो गुजरात से, पहले ज़माने में सिर्फ गुजरात से मस्जिद इंपोर्ट किए जाते थे मौलवी साहब, अब यहाँ बच्चे खुद पढ़ करके इंग्लैंड जाकर और साउथ अफ्रीका जाकर वो लोग मज़हब को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और मस्जिदों के इमाम जो हैं वो बच्चे हैं, तो दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन रिलेट टू द लोकल प्रॉब्लम्स। तो नए जितने प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी वो डील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बड़ी अच्छी बात हुई। तैयब नुमानी साहब हमारे दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, और तंजीम खान साहब देख रहे हैं, आदाब। सबा आरिफ हमारे दोस्त, हमारी भाभी हैं सबा साहिबा, आरिफ भाई हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे शरीफ आदमी है, फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाते तो इसलिए ये भाभी के अकाउंट से हमें सलाम करते हैं, और मगर आदमी शरीफ है, हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो भी आपको आदाब कह रहे हैं। शेख नूरुल्लाह साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और वजीहा समताली, देखिए साहब आप ये नहीं शिकायत कीजिएगा कि मॉरिशस से कोई नहीं आया, मॉरिशस से हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो देख रही हैं। तो माशाल्लाह पूरी दुनिया कवर कर दी भाई, 2-3 कॉन्टिनेंट पूरे के पूरे लगे हुए हैं आपके इस्तकबाल के लिए। दैट्स सो नाइस ऑफ देम, बड़े अच्छे। अच्छा नियाज भाई हमारे जयराजपुरी साहब पूछ रहे हैं कि आपका, मैंने आपकी उर्दू से बड़ा इम्प्रेस है कि आपका आबाई यानी फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, कहाँ के ये लोग थे? बॉम्बे, आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र? जी महाराष्ट्र से क्या आपका ताल्लुक? जी जी जी, हमारा हमारा ताल्लुक जो है वो कोंकण से है। कोंकण में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, सावंतवाड़ी जो बहुत प्लेस है वहां बहुत से इम्पोर्टेंट। हमारे दादा ने हिजरत की थी मुंबई की तरफ। तो खैर हमारा तो जन्म मुंबई में ही हुआ है। एंड उर्दू का जहां तक सवाल है, मैं बता दूं कि कोंकण वाले तो उर्दू उर्दू मेरी बहुत मदर अच्छी है। टंग नहीं अच्छा। है। उर्दू बिल्कुल मेरी मदर टंग नहीं है। हम हम्म, वहाँ पे बम्बैया लैंग्वेज ही बोलते हैं। अच्छा और उर्दू मैंने सीखना स्टार्ट की थी, आई थिंक आई वॉज इन माई 8 और 9 स्टैंडर्ड। अच्छा। तो उस वक्त बड़ा एक शौक आ गया कि चलो उर्दू सीखते हैं, तो खुद से उर्दू की किताबें लाई और उनको पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मेडिकल में जब आए तो वो सिलसिला बंद हो गया, लेकिन अब दोबारा से जब से रेख्ता आया है, तो रेख्ता फाउंडेशन का शायद ये एहसान कमाल। हुआ कि उससे जो है उर्दू से दोबारा जुड़े। और हमारे यूनिवर्सिटी में जामिया हमदर्द में जश्न अदब भी होता है, उसका एक सीजन होता है सालाना। तो
अल्हम्दुलिल्लाह काफी अब लगाव हो गया है अशार से, गजल से, उर्दू से, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए हर हफ्ते एक गजल या नज्म जो है उसको पेश करूँ। हाँ, मैंने सुना, बहुत अच्छे है वो। अच्छा साहब, ये जो कहानियों की बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ जो साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं साइकेट्रिस्ट, और साइकोलॉजिस्ट भी बहुत सारे दोस्त हैं, और हम थिएटर से भी ये काम लेते हैं, साइको प्ले कहते हैं उसको, ड्रामे से करते हैं। आपको भी मैं ये मेरा सवाल कुछ होता है बीच में, कुछ और बात निकल आती है, आपको भी ये मैं मशवरा दूंगा कि बिकॉज यू आर अ राइटर, आपने कलम तो पकड़ा हुआ है, तो शॉर्ट स्टोरी से ज्यादा अगर कोई काम आप कर सकती हैं तो वो शॉर्ट प्लेज से होगा और नुक्कड़ नाटक से होगा। यानी इससे आप, आपके जो ये ट्रांस के अवेयरनेस का मामला है, ये बेस्ट जो है वो थिएटर से हो सकता है। हमने आपको बताया था कि कोयल जान नाम का एक प्ले हमने लिखा हुआ है, और आई विल सेंड इट टू यू, क्योंकि बड़ा पॉपुलर भी हुआ है, दूसरी जबानों में तर्जुमा हो रहा है। वो अवेयरनेस लाने के लिए ही हमने लिखा था कि कुछ ट्रांसजेंडर और कुछ गे और कुछ इस टाइप के लोग, क्योंकि कनाडा एक खुली हुई जगह है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को दी है, तो यहाँ हर तरह का लोग, हर तरह के लोग आ रहे हैं। तो उन नए आने वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको एक थिएटर डायरेक्टर मिल जाता है, और वो कोयल जान को, क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी थी, सजेस्ट करता है कि बीवी तुम गाना तो गाती हो, क्या ज़रूरी है कि चांदनी बार में जाकर के गाना गाओ, या क्या ज़रूरी है किसी की शादी में कमर मटकाओ और ताली बजाओ। वो सब पिछली बातें थी, उसको छोड़ के शराफत की अच्छी जिंदगी, डिग्निफाइड लाइफ तुम कनाडा में गुजारो, ये बड़ी अच्छी जगह है, फर्स्ट वर्ल्ड है। तो उस चीज को लेकर के कोयल जान काम करती है, और वो कामयाब भी होती है। तो इट वाज मेरा ख्वाब था ये कि इस टाइप इनकी अवेयरनेस के लिए कुछ काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज, मेरे ख्याल में वही वजह थी कि जब हमने आपका देखा सोशल मीडिया पे, तो मैंने आपको कांटेक्ट किया, और बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि ये कहानियों से दूसरों को तो फायदा पहुंच रहा है, मगर आपको कल्बी सुकून मिला या नहीं मिला अपनी कहानियों से? जी बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि कहानी या कोई भी बात होती है जो आपके दिल में होती है, उसको कई बार शेयर कर लेने से या दूसरों को बता देने से जो हल्कापन महसूस होता है, दिल हल्का हो जाता है। कि एक जैसे बोझ जो है वो कम हो गया, तो वो सुकून बिल्कुल कल्बी जो है वो मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब शुरू शुरू में मैंने लोगों को अपने बारे में बताना स्टार्ट किया था, और मैंने स्टार्ट किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ में आफ्टर माय फैमिली, जब जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में मैंने पहले कुछ स्टूडेंट्स को बताया कि देखिए ये मैं असल में हूँ, जो आपको दिखा वो मैं नहीं हूँ। और हर एक स्टूडेंट को बताने के बाद ऐसा लगता था जैसे कुछ किलो वजन जो है वो सीने पे से हट गया है। वाह। और उसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते करते करते जो है सैकड़ों लोगों तक ये बात पहुंची, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के जरिए से और कई लोगों तक ये बात पहुंच रही है। तो हर बार जब नए लोगों को पता लगता है और वो एक्सेप्टेंस भी आता है, तब एक बहुत ही ज्यादा सुकून हासिल होता है। एक्सेप्टेंस पे याद है कि हमारी जिंदगी का जो लबाब है, हम 3 लफ्जों पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और वो है एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस एंड लव। अगर एक्सेप्ट आप कर लेंगे किसी को, तो टॉलरेंस भी आ जाएगी, बर्दाश्त करने की कुव्वत आ जाएगी, और जब आप किसी को बर्दाश्त करने लगते हैं तो खामखा मोहब्बत हो जाती, आप उस शख्स को चाहने भी लगते हैं, आपको वो शख्स अच्छा लगने लगता है उसकी तमाम कमजोरी और तमाम अच्छाइयों के साथ। हमारे साथ न्यूयॉर्क से मैं आपको बताऊं कि मैं न्यूयॉर्क में रह चुका हूं, तो न्यूयॉर्क वाले बड़े दोस्त हैं हमारे। तो संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, 40 साल पुरानी दोस्त, और संगीता देखती हैं प्रोग्राम बहुत ही शौक से, हर हर हफ्ते मेरी रेगुलर ग्राहक हमारे दुकान पे हर हफ्ते आती हैं। तो संगीता साहिबा कह रही हैं कि लिसनिंग टू यू आई एम रिमाइंडेड दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी ट्रू टू वन सेल्फ, नो मैटर who you are and who you are inspired so, and you have inspired so many. Sangeeta, thank you so much for that beautiful compliment. अदनान मिर्जा साहब आपको दोबारा सलाम कह रहे हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, और सबा हमारे आरिफ भाई कह रहे हैं कि आदाब, आप दोनों को बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, जमा शम साहब देख रहे हैं, और जुबैर शादाब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और जामे हमदर्द काफ़ी है यूनिवर्सिटी, इस पर मुतजाद हो जाता है। अच्छा, ये मैं समझा नहीं, मैं शादाब भाई की तरफ फिर आऊँगा। और मुश्क मुशायरा हमारी एक स्टूडेंट हैं थिएटर की, जो कि
मेरे बहुत अच्छे कामयाब एक प्ले में काम कर चुकी हैं, जीवन साथी क्लिनिक, और ये मॉरिशस से देख रही हैं। मॉरिशस में ये ड्रामा हो चुका है, तो बड़ा इंटरनेशनल मैच चल रहा है अभी, तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो आपने अभी बताया कि ये बात को फिर मैं रिपीट करूंगा कि आप एक कामयाब डॉक्टर हैं, तो आपने अपने स्टूडेंट के साथ भी अपना पास्ट भी शेयर किया, उन्हें बताया कि आप क्या थी, ये बताया आपने? जी बिल्कुल बताया उनको। तो स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होता है? हमने एक मुझे तस्वीर तो आपकी याद है लगाई है जब कि आप शायद कोई लेक्चर दे रही हैं और बच्चे बड़ी शराफत से बैठे हुए हैं, मगर असल में ये लोग क्या है, इनके बारे में कुछ बताइए, अपने स्टूडेंट्स के बारे में। जी मुझे लगता है जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये एक अलग किस्म के लोग होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं तो ये बिल्कुल मानती हूँ कि मेडिकल के स्टूडेंट्स किताबी कीड़े होते हैं, और कई बार वो किताबों में इतने अपने आप को दफन कर लेते हैं कि आसपास की जिंदगी, आसपास के लोग, जो मुआशरे में चीजें हैं, इस पे वो बिल्कुल जैसे घोड़े के चश्मे हम कहते हैं, वो लगाए हुए होते हैं कि बस डॉक्टर बनना है और उसके आसपास का नहीं देख पाते। इनफैक्ट हमारी ये कोशिश है कि हम हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को इंसान बने रहने दें। बाय द टाइम दे एंड देयर एमबीबीएस वो ह्यूमैनिटी कहीं खो ना जाए, वो मशीन या रोबोट ना बन जाए। तो मुझे याद है जब अपने कलीग्स यानी कि एमबीबीएस के बैचमेट्स को मैंने अपने बारे में बताया था, तो और ये लगभग 10 साल से पुरानी बात है, तो उनका ये रवैया होता था कि हमने सुन लिया, अब इसका आगे जिक्र मत करना। यानी कि हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, हमने सुन लिया, अब हम भूल गए और इसका आगे जिक्र नहीं होगा। तो उनकी बड़ा एक डिस्कम्फर्ट हर एक को लगता था कि उनको नहीं पता कि कैसे ट्रांस इंसान से बात की जाए, कैसे बिहेव किया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसा होता कि हमने सुन लिया और भूल गए। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हमदर्द, जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, और जहाँ पे मोर देन 50% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो मुस्लिम हैं। मोर देन 50% उसमें से फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं। तो जब मैंने उनके सामने ये बात रखी तो काफी मेजॉरिटी की तरफ से जो है काफी एक वार्मथ एक्सेप्टेंस मिला, और बहुत ही माशाल्लाह हमारे ज़हीन और उसके साथ हमदर्द बच्चे भी हैं, जैसे कि नाम है यूनिवर्सिटी का, तो काफी मुझे एक्सेप्टेंस मिला। और मैं इसका ये भी कहूंगी कि मैं उनकी पहले दोस्त बनी और उसके बाद में मैंने उनको बताया। तो जब आपको कोई अपना दोस्त बताता है तो शायद एक्सेप्ट करना उनको ज्यादा इजी है बमुकाबिल इसके कि कोई टीचर आपको ये बताए। तो ये एक एडवांटेज मेरे इसमें रहा, और फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ते आहिस्ते पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस रहा, और अब मेरी रिहाइश भी यूनिवर्सिटी में ही है, और लगभग 1000 से ज्यादा यहाँ पे बच्चे हैं। तो आई फील टोटली कंफर्टेबल। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं जामिया हमदर्द छोड़ के और कहीं भी जाऊं। गुड, वंडरफुल वंडरफुल। तो हमारे यहाँ कनाडा में ऐसा है कि स्कूलों में जेंडर इक्वालिटी जो है इसका सबक दिया जाता है मगर क्या इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ करिकुलम्स एजुकेशनल उसमें है कि जेंडर इक्वालिटी की बात हो? जहां तक आपने करिकुलम जो है ना, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिसपे मैं बहुत काम करती हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो टीचर एंड मेडिकल एजुकेटर। तो जेंडर इक्वालिटी में अगर हम बात करें कि इवन विमेन इक्वालिटी या फेमिनिज्म की अगर हम बात करें, फेमिनिज्म आजकल एक गाली भी कुछ लोग उसको समझने लगे हैं, उनको लगता है लिबरलिज्म, फेमिनिज्म ये सब बुरे अल्फाज हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ इंडिया में औरतों की ही जद्दोजहद चल रही है कि उनको उनके हुकूक जो है वो मिल सके। तो बाकी जो जेंडर माइनॉरिटीज हैं यानी कि ट्रांस लोगों की तो नंबर पता नहीं कब आएगा, लेकिन हमारी कोशिश हो रही है कि हम मेडिकल करिकुलम में इसको लाएं, क्योंकि इवन इन मेडिकल करिकुलम या तो इसके बारे में गलत चीजें हैं जो कि ब्रिटिश के जमाने से चली आ रही हैं, या इसके ऊपर जिक्र ही नहीं है, जिसकी वजह से आज अगर मैं किसी एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाती हूँ तो उनको नहीं पता कि एक ट्रांस पेशेंट को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो एक हमारी कोशिश है कि हम हमारे जो अगली पीढ़ी ऑफ डॉक्टर्स हैं उनको इस काबिल बनाएं कि वो ट्रांस पर्सन्स को भी एज अ पेशेंट विद डिग्निटी एंड विद केयर हैंडल कर सकें। गुड गुड गुड। ट्रांसफोबिया के खिलाफ आप क्या कर रही हैं? एग्जिस्ट कर रही हूँ,
आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रगल यही है कि माय एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज बेसिकली एग्जिस्टेंस। तो अपने आप को एक प्राउड ट्रांसजेंडर के फॉर्म में, जैसे कि आज ना कि सिर्फ मेरे मुल्क के बल्कि कि दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, और इससे बहुत सारे लोग, हो सकता है कि कोई ट्रांस लोग भी देख रहे हो और उनको ये मिले कि हम भी बन सकते हैं ऐसे, है ना। क्योंकि मेरे जैसे, मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ इन बातों को बोलते वक्त, क्योंकि ये काफी मेरी जिंदगी वाले पहलू हैं। मेरी अम्मी को ये डर था कि उनके बच्चे को लोग हिजड़ा कहने लगेंगे। उनके अक्सर जो है हिजड़ों की हमारे समाज में बहुत ही इज्जत ना के बराबर है। उनको हम इंसानों का दर्जा ही दे दें तो बड़ी बात है। और ये पेरेंट्स को बहुत लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर होकर ऐसे काम कर रहा है, तो वो अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो इज्जत और शोहरत समाज में थी तो हो रहा है। मेरे ख्याल से बाय पोर्ट्रेइंग माई सेल्फ एज अ रोल मॉडल इटसेल्फ, बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलती है कि अगर हमारे बच्चे के साथ भी ऐसी कोई चीज हो तो वो उसको कोई शर्म से छुपने की जरूरत नहीं है, सर झुकाने की जरूरत नहीं, वो भी इज्जत के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक प्रोजेक्ट है हेल्पिंग हैंड, तो वो क्या है बताए? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, दोस्तों को बताएं कि व्हाट इज हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड्स की शुरुआत जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। हमारा एक्चुअली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, और यहाँ पे गरीब जो है पेशेंट्स भी आते हैं, और कई बार उनके पास इलाज के लिए जो है पूरी रकम नहीं होती। तो हेल्पिंग हैंड्स एक इनिशिएटिव था जिसमें हम इनके लिए क्राउड फंडिंग करते थे। बहुत सारे हमारे मुस्लिम तलबा हैं, उस्ताद हैं, जो ज़कात के जरिए से और सदक़े के जरिए से ऐसे मरीजों की हेल्प करते थे। फिर उसके बाद में ब्लड डोनेशन, ड्रग बैंक, इस फॉर्म में ये चलता रहा सिलसिला। फाइनली हुआ ये कि जब इसका प्रोग्रेस हुआ, वो हुआ दिल्ली के दंगों से, जो कि फरवरी में हुए। इनफैक्ट मुरसलीन अहमद, जिनका आपने जिक्र किया था, वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और वो इस दंगों में फंस गए थे। उनके घर पे अटैक हुआ था और किसी तरह वो लोग अपनी जान बचा के निकले हैं, और उनका पूरा घर जो है वो जलाकर बर्बाद कर दिया गया था। तो हेल्पिंग हैंड का जो रीबर्थ था वो मुरसलीन के रेस्क्यू ऑपरेशन से ही हुआ था। तो हमारा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन रेस्क्यू ऑपरेशन। उसमें फिर पुलिस वाले, वकील, सोशल वर्कर्स, बहुत सारे हमारे दोस्त जुड़े, और फिर उसके बाद में हमने वहीं से जो है स्टार्ट किया कि हम फंड रेजिंग करें और लोगों की मदद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी सोचा नहीं था, हम कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं थे, लेकिन हमने 70 लाख रुपीस का फंड रेजिंग किया 2020 में, और उसके जरिए हमने लगभग 5,000 फैमिलीज को राशन और बाकी किस्म की मदद पहुंचाई। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर कर लिया है अपना एनजीओ, और उसका नाम है ह्यूमन सॉलिडारिटी फाउंडेशन। इंशाल्लाह 2021 में उससे काफी हम जो है लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नए बहुत से दोस्त हमारे शामिल हो रहे हैं अभी भी प्रोग्राम में, और आप अभी रेख्ता की बात कर रही थी कि आप रेख्ता से फ़ायदा उठा रही हैं। रेख्ता के सीनियर एडवाइज़र हमारे बड़े भाई अनीसुर रहमान साहब, जो कि जामिया मिलिया में, नॉट जामिया मिलिया के, इंग्लिश के रिटायर्ड प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, आजकल रेख्ता पे लोगों की उर्दू ठीक कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं जी। अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन कौसर साहिबा देख रही हैं, आपने अभी शिकायत की थी कि सब सारी दुनिया से लोग आ गए, बांग्लादेश से कोई क्यों नहीं आया। देखिए साहब, हफ्सा अख्तर हमारे दोस्त हैं, ढाका यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाती हैं, एंड शी इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोफेसर। तो हफ्सा अख्तर भी आपको आदाब कह रही हैं, सलाम कह रही हैं, और कह रही हैं इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो हफ्सा अख्तर साहिबा, इंस्पायरिंग तो है आपके लिए, वो है कि आप अख्सा साहिबा को ढाका यूनिवर्सिटी बुलाएं तो वहाँ एक लेक्चर का इंतज़ाम करें, तब वो इंस्पायरिंग होगी। तो और भी बहुत सारे उमैर मंजर साहब लखनऊ के हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे। उमैर मंजर साहब अक्सर आते हैं हमारे प्रोग्रामों में, अगर देर से आते हैं तो देर लगी आने में तुमको शुक्र है, लेकिन आए तो। और तो हमारे शादाब, जुबैर शादाब भाई हमारे, क्योंकि अलीगढ़ के साथी हैं,
तो अलीगढ़ वाले करेक्शन बहुत करते हैं, तो इसको बर्दाश्त कीजिए। और एक अच्छी करेक्शन वो कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब को बताइए, साहिबा को, कि जामिया हमदर्द जो है इट इज़ इनफ, उसमें यूनिवर्सिटी ना लगाया करें, क्योंकि जामिया का मतलब ही यूनिवर्सिटी होता है। दैट्स जी गुड, जी जी, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है साहब। शादाब भाई, आपने हमें भी बताया, मैं भी बार बार जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी कहता हूँ, कि जिस तरह लोग आब जमजम का पानी कहते हैं, तो कोई बात नहीं, इतनी सी बर्दाश्त करो भाई। और अदनान मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। भाई मेरे, बच्चियां इस तरह पूछती हैं, आप पब्लिक में आकर व्हाट्सएप नंबर मांग रहे। रोहिणी जॉन साहिबा देख रही हैं। संगीता गुप्ता हमारी बड़ी अच्छी राइटर, बड़ी अच्छी दोस्त, दिल्ली की आपकी हैं ये। और संगीता गुप्ता साहिबा एक बहुत बड़े पोस्ट पे, पता है या ना बताएं, कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी चीज है ये, तो अपने अकाउंट्स ठीक रखिएगा। इन्होंने आपका नाम देखा है। संगीता गुप्ता बहुत बड़ी आर्टिस्ट, शी इज अ गुड पेंटर, और बहुत अच्छी वीडियो नहीं, डॉक्यूमेंट्री मेकर। इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। संगीता से दोस्ती आप कीजिए, बड़ी अच्छी हमारी भी दोस्त हैं। और संगीता इंशाल्लाह। साहिबा बहुत बहुत आदाब। और मुरसलीन अहमद साहब फरमा रहे हैं कि अक्सा आपी इज ट्रू रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल, आई लुक फॉरवर्ड फॉर हर, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। रोहिणी जॉन कह रही कि एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव सर। सर या मैडम? यार मैडम फरमा रही हैं, मैं नहीं कह रहा कुछ। तो ये जो है साहब, हेल्पिंग हैंड का बड़ी बातें हुई। आइए कुछ जरा अच्छी अच्छी बातें ये भी हो जाएं कि आपको वुमेन्स अचीवर अवार्ड 2020 मिला है। वो क्या है? उर्दू वालों की तरह सिर्फ अवार्ड है कि इसमें कुछ पैसा वैसा भी है? जी, ये उर्दू वाला ही अवार्ड है। अच्छा। तो ये एक विमेन्स मैनिफेस्टो नाम से एक एनजीओ है, जो कि दिल्ली के ओखला वाले, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां से काम करता है और मुस्लिम विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये खोज निकालते हैं ऐसी औरतों को जो कि शायद इतनी पॉपुलर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हमारी मुस्लिम फीमेल लीडर्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जमीनी काम कर रहे हैं और इतने पॉपुलर नहीं है। तो ये ऐसे लोगों को खोज निकालते हैं, और पता नहीं कैसे इन्होंने मुझे भी ढूंढ निकाला, और ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा इस साल। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि इनके साथ मिलकर 2021 में हम और जो है औरतों के लिए भी काम करें, क्योंकि मुस्लिम फीमेल्स जो है वो आज भी कहीं ना कहीं उनका जो फुल पोटेंशियल है, मुझे लगता है वो हम नहीं टैप कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार की तरफ से भी नए नए कानून आते रहते हैं, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे मुस्लिमों का उद्धार हो रहा है, तो कभी लव जिहाद के नाम पे। तो कोशिश है कि हमारी औरतें जो है वो इनमें ना उलझ के अपना खुद जो है एम्पावरमेंट करें। अच्छा साहब, आबिद सलीम हमारे दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं। और महमूद अहमद साहब भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, हमारे पैगंबरी दौर के दोस्त हैं। और महमूद भाई और हम दोनों बड़े अच्छे वेटर हुआ करते थे न्यूयॉर्क में एक ज़माने में, जब हम अच्छा। नौजवान थे। हाँ, महमूद भाई अभी भी जवान हैं। और महमूद कह रहे हैं मोस्ट एजुकेशनल एंड हेल्पफुल प्रोग्राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महमूद भाई। शुक्रिया। आप देर से सो के उठे, मगर शुक्रिया कि आप आ गए हैं। निगार अजीम साहिबा, दिल्ली वाले बहुत आए हैं साहब आज। देखिए, निगार अजीम बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं, बड़ी, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, हमारी बड़ी बाजी हैं। निगार कह रही हैं कि बहुत खुशी हुई मोहतरमा आपके बारे में जानकर। थैंक यू सो मच निगार साहिबा। शोएब मलिक साहब देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। अच्छा साहब, ये सारी बातें तो हुई, एक बीच में एक फिल्म आई थी या आने वाली है, उसका हमने वो देखा था कि लक्ष्मी बॉम्ब। तो इस फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल? मैंने इनफैक्ट रिसेंटली, मैं यूथ की आवाज के लिए ब्लॉग करती हूँ और आर्टिकल्स लिखती हूँ, और उसी के लिए जो मेरा लास्ट आर्टिकल था वो एक वेब सीरीज पे था, क्योंकि आजकल वेब सीरीज का दौर काफी गर्म माहौल चल रहा है। तो एक नई वेब सीरीज आई जिसमें जिसका नाम है पति पत्नी और पंगा। अच्छा। तो ना कि नाम सिर्फ अटपटा है, बल्कि कहानी भी अटपटी थी। और इस कहानी में जो लड़की है वो एक ट्रांसजेंडर वुमन है, मेरी तरह ही, जो सर्जरी करके औरत बन जाती है, और उसका एक लड़के से इश्क हो जाता है, शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद उस लड़के को पता चलता है कि ये लड़की बचपन में कभी
जो है इसका जिस्म था वो आदमियों का था, और वो उसको तलाक देना चाहता है, और ये सब मतलब कहानी तो वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह से इसको उतारा गया है पर्दे पे वो किया गया। बहुत ही दर्दनाक था और हम्म। इनसेंसिटिव था अगर हम कहें तो, जिसमें हम्म। कि ट्रांस लोगों को मजाक बना दिया गया है। हम्म। और लक्ष्मी बॉम्ब भी उसी किस्म की एक मूवी है कि जो नीयत तो शायद उनकी ये थी कि हम ट्रांस लोगों की कहानी बताएं, लेकिन वो सेंसिटिविटी नहीं रख पाए, जिसकी वजह से इसमें अगर आप इस कहानी को देखें तो अक्षय कुमार एक ऐसी रोल को प्ले कर रहे हैं जिसमें भूत है, जो ट्रांसजेंडर है वो एक भूत है, या एक हम कहते हैं कि असर हो जाता है तो इंसान में वो आत्मा आ जाती है ट्रांस वाली। और जिस तरह से उसको बनाया गया है तो वो एक बहुत ही वाहियात किस्म की मूवी बन बस। के आई है हम्म। सामने। हम्म। एंड ऐसे वर्क्स जो हैं बिल्कुल हम नहीं चाहते। इनफैक्ट कुछ बहुत अच्छी मूवीज हैं जो ट्रांस लोगों पे इंडिया में बनी है, उसका जिक्र मैं करना चाहूंगी। मॉनसून डेट नाम से है, जो कि कोनकोना सेन शर्मा उसमें एक बड़ी ट्रांस का किरदार प्ले कर रही हैं। तो अच्छा, कुछ अच्छी हाउ आई मूवीज मिस्ड भी इट। आई हैं। जी हम्म। जी। हम्म। अच्छा साहब, लेकिन निगार लक्ष्मी अजीज। बॉम्ब सीरियसली एक ऐसा बॉम्ब था जो बहुत ही बुरी तरीके से फटा है। निगार साहब बता रही हैं कि दिल्ली में नहीं, वो ओखला में मुकीम है। और मैं निगार साहब से गुजारिश करूंगा कि आपसे कांटेक्ट करें और अक्सर से मुलाकात करें निगार साहिबा। रोनी जॉन हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। वो कह रही हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ मुस्लिम खवातीन की बात नहीं है, क्रिश्चियन खवातीन के भी बड़े सारे मसाइल हैं। आस्क मी अबाउट इट एंड आई डू वांट टू डू समथिंग फॉर माय कम्युनिटी and others as well. रोहिणी, अगर आप दिल्ली में हैं, रोहिणी आई थिंक यू आर इन बॉम्बे मेरे ख्याल, अगर आप अक्सा से कांटेक्ट कर सकती हैं तो कीजिए, मेरा रेफरेंस दीजिएगा, अक्सा आपकी मदद करेंगी ज़रूर। इंशाल्लाह। रशीदा हयात रसूल साहिबा भी देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्त शामिल हुए। अच्छा साहब, एक अक्सा एक बड़ा अजीब सा सवाल जहन में आ रहा है कि कभी आपको लगा कि ये जो जंग आप लड़ती रही हैं आप हार जाएंगी, और ऐसे मौके पर क्या कभी खुद को खत्म करने का भी ख्याल आया? ये सवाल मैं अक्सर अवॉइड करती हूँ, नहीं, आज बड़े क्योंकि अच्छे लोग सब रीजन। शामिल हैं, ये सारे शरीफ लोग हैं, प्लीज जी बताइए। जी जी। ये मेरे ख्याल से 3 से 4 साल पहले की बात थी, जब हालत इतनी बुरी हो गई थी, मतलब जो जिंदगी की जंग थी वो इस कदर मुश्किल हो गई थी कि अब लगा कि अब नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अक्सर हम दुनिया से, पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं, लेकिन अपने आप आपसे। से या अपने घर वालों से लड़ना बहुत मुश्किल है। और वो एक रात थी, मुझे डेट अब तक याद है, 24 अक्टूबर की 2016 की रात, कि जब मुझे लगा कि नहीं, अब इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो मेरी फिक्र करता हो या जिसको सच में मेरी फिक्र हो। एक तो होता है कि आप दिखाते हैं कि आपको फिक्र है, और एक है कि सच में है। तो मुझे उस वक्त एक भी ऐसा इंसान नजर नहीं आ रहा था कि जिसको मेरी फिक्र हो। और उस दिन में, उस रात को मेरा बड़ा मन किया कि मैं 50-60 नींद की गोलियां खाकर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर होने की वजह से एक्सेस होती है मेडिसिन को, अ, कि अपने आप को जो है, ये जो तकलीफ है इसको दूर कर दिया जाए। लेकिन मैंने बताया कि मैं बहुत रिलीजियस इंसान भी हूँ और खुदा का खौफ बहुत था, और पता है कि इस्लाम में जो है खुदकशी जो है वो अलाउड नहीं है। तो किसी तरह अपने आप को संभाला, फिर उसके बाद में एक दो दोस्तों का सहारा मिला और इससे किसी तरह उभर पाए। अब मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढूं जिनको शायद मैं वो इंसान बन जाऊं जो मुझे नहीं मिल रहा था उस वक्त, वाह। कि जिसको अपने दिल की बात कह सकें और अपना बोझ हल्का कर सकें। और ये खास तौर से मेरी कोशिश होती है मेरे स्टूडेंट्स के साथ में। मेडिकल स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट जो है वो पाया जाता है, और बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं। कई बार उनके स्ट्रेस का रीजन खुद उनके माँ बाप होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, कि उनके प्रेशर्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेशेंस। और हाँ। वो उनसे भी इसका जिक्र नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मेरी कोशिश है कि मैं वो टीचर बनूं कि जिसके लिए किसी में की भी दिल में कोई भी दर्द हो तो वो मेरे ऑफिस में आके मुझसे बिना झिझक इस मुद्दे पे बात कर सके। बस यही कोशिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने भी एक लिसनिंग सर्कल बनाया है। वो महीने में एक बार मिलते हैं, एक घेरा बना के बैठते हैं, एक दूसरे के दिल की बात सुनते हैं, सुनाते हैं,
वेरी गुड। कई बार 3-3, 4-4 घंटे उनकी मीटिंग चलती है, मैंने भी कई बार उसमें हिस्सा लिया है। और उसके खूब रोते हैं, खूब एक दूसरे को कंधा देते हैं और अपनी बहुत सारी परेशानियां उसी कमरे में छोड़ के चले जाते हैं। मगर अक्सा साहिबा, मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा, ये नहीं कि बिकॉज आई एम अ प्ले राइट आई एम पुटिंग इट, आपके लिए बेहतरीन जो टूल है वो है ड्रामा और शॉर्ट प्लेस हो, क्योंकि साइको ड्रामा बाकायदा एक बड़ी चीज़ है वेस्ट में, इंडिया में ये चीज़ नहीं है, मगर साइको ड्रामा इज़ अ बेस्ट टूल इन प्रॉब्लम्स को डील करने, और इन इस थेरेपी को ड्रामे के ज़रिए करवाइए आप। यू शुड राइट प्लेज। जब आप कहानी लिख राइट। सकती तो ड्रामा लिखना कोई वो नहीं है, लिखें आप, और इससे बड़ा काम, बड़ा अच्छा रहेगा मामला। इस तो सिलसिले में मैं बताऊं आपको कि हम थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, द थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ट के 3 सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे किए हैं, जिसके अंदर अपनी कहानियां भी लोग प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक पहल हमने चलाई हुई है, लेकिन आपका सजेशन भी मैं जरूर लूंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो रोहिणी बता रही हैं कि शी इज़ फ्रॉम लखनऊ, तो लखनऊ दिल्ली से दूर नहीं है, फ़ोन कीजिएगा साहब, और अक्सा आपकी हेल्प करेंगी। एक बहुत अच्छी हमारी भाभी, बड़ी अच्छी दोस्त फरीदा अहमद साहिबा स्टॉकहोम से देख रही हैं, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और स्टॉकहोम बड़ी प्यारी जगह है, और मैं गया हुआ हूँ, तो whenever you get a chance you must go to Stockholm। और अजहर अली हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, सूफी सिंगर हैं। जब मैं ज़रा डाउन होता हूँ तो अजहर अली साहब मुझे कव्वाली सुना करके हमारे नॉट ओनली दैट, हमारी मैं दास्तान गोई जो करता हूँ, तो एक नया हमने पिछले दिनों किया था दास्तान गोई ऑन अमीर खुसरो के दास्तान जमाल खुसरो, उसमें कव्वालियाँ जो हैं उसको लीड कर रहे थे हमारे अजहर भाई। और इन तमाम बातों के बाद शरीफ आदमी भी हैं। सलमान अथर साहब हमारे दोस्त हैं, जो रंगमंच कनाडा के बड़े अच्छे दोस्त हैं और थिएटर में हमारे साथ हैं। और मुरसलीन साहब फिर फरमाने अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे, आमीन आमीन। और सलाम कह रहे हैं सलमान भाई भी। सालिया रशीद साहिबा हमारी बड़ी अच्छी प्रोफेसर दोस्त हैं, शी इज़ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। साहिब सालिया साहिबा भी आपको आदाब कह रही और सलाम कह रही। तो हमने ये सारी बातें कर ली, मगर एक चीज़ अचानक अभी याद आई सुसाइड के बाद, कि एक कभी पिछले दिनों आपने एक साहब वो एक नोट वो लगाया था, कुछ तस्वीरें, और वो हमने पहले शुरू की तस्वीरों में उसको शेयर भी किया है। और जिन लोगों ने अक्सर साहिबा की तस्वीरें मिस की, जो लोग देर से आए हैं, वो प्रोग्राम फिर से ज़रा देखेंगे, क्योंकि इसमें वो सारी तस्वीरें शुरू में शेयर की गई हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं। उसमें एक तस्वीर है जिसमें अक्सा शेख साहिबा बेहोश पड़ी हुई और सबों को डरा दिया कि साहब हार्ट अटैक हो गया। तो वो क्या था ड्रामा, वो बताइए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अब कोविड वैक्सीन जो है वो लॉन्च होने जा रही है इंडिया में, और हमारा जो अस्पताल है वो भी उसका एक सेंटर है जहाँ पे लॉन्च होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी इंचार्ज हूँ कोविड वैक्सीनेशन की यहाँ पे। तो एक उसके अंदर हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं आजकल, ड्राई रन्स कर रहे हैं, कि ताकि एक उसकी रिहर्सल हो सके, और हर एक एस्पेक्ट जो गलत हो सकता है, जो चीजें वहां बिगड़ सकती हैं, उनको हम प्रैक्टिस करें। तो ये वैक्सीन है, इसके बाद नेचुरली किसी को कोई रिएक्शन भी हो सकता है, और हमको ये देखना था कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ऐसे हो जाता है तो क्या हम उसको सही समय पर अस्पताल ले जा सकते हैं या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मेरा एक्टिंग का बैकग्राउंड रहा है, मैंने कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स भी किए हुए हैं। वाह। तो मैंने सोचा कि मैं ही ज्यादा इसको न चर्चा करते हुए मैंने 1-2 लोगों को बताया था कि मैं बेहोश होने वाली हूँ और किसी को नहीं बताना। तो बस यही करके मैं वहां बेहोश हो गई, और उसके बाद मैंने काफी अच्छी, लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग की, क्योंकि मेरा सच में बीपी जो है वो 180/100 बढ़ गया था उस पूरी प्रोसेस के दौरान। और वो जो 16 मिनट ये पूरा ड्रामा चला, और फाइनली जब वो मुझे आईवी लाइन लगाने ही वाले थे, तब मैंने कहा कि बस अब रुक जाइए। इनफैक्ट ऐसे हो गया कि जो हमारे पैरामेडिक थे उन्होंने मुझे चेस्ट कंप्रेशन भी दे दिए, ये सोच के कि इनकी दिल की धड़कन तो कहीं बंद नहीं हो गई है। तो ये पूरी प्रोसेस रही, लेकिन साथ ही साथ में लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी रहा कि मैं उस मरीज के, आई वॉज इन द शूज ऑफ दैट पेशेंट, यू नो,
कि जो बिल्कुल एक बच्चे जैसा है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है और उसकी जान जो है वो अब किसी एक डॉक्टर के हाथ में है, किसी एक नर्स के हाथ में है। तो वो एक फील करना बहुत जरूरी था, क्योंकि देन एज अ डॉक्टर आप उस दर्द को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। वाह, बहुत अच्छे, दैट वाज अ गुड ड्रामा साहब। हैं। यस। अच्छा साहब, हमारा वक्त हुआ चाहता है, और जेंडर इक्वालिटी की अवेयरनेस के लिए क्या पैगाम है आपका? मुझे लगता है कि नो, एज मैं अगर अपनी भी लाइफ को देखूं और मेरे बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स हैं उनकी जब मैं जिंदगी सुनती हूँ, अक्सर लोगों का जो एक गिला होता है वो ये है कि काश हमारी फैमिली और काश हमारे पेरेंट्स हमको एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि देखिए, दोस्त एक्सेप्ट कर लेंगे और दोस्त एक्सेप्ट ना करें तो आप ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं जी, करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। कई बार वर्क प्लेस पे एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो आप ऐसी वर्क प्लेस ढूंढ लेते हैं जहां पे एक्सेप्टेंस मिल जाए, जैसे मेरी केस में जामिया हमदर्द है। लेकिन फैमिली का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम्म, तो अगर आपकी मदर नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो आप नई मदर तो नहीं ला सकते हैं, या नए हम्म, ब्रदर्स या फादर्स नहीं ला सकते हैं। तो मेरी बस ये गुजारिश है कि देखिए, आपका बच्चा जैसा है उसको आप वैसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर वाह, आपका बच्चा नाबीना पैदा होता है तो आप छोड़ तो नहीं देते हैं ना। अगर आपका बच्चा अपाहिज पैदा होता है तो आप नहीं छोड़ देते हैं। तो उसी तरह ये भी खुदा की तरफ से है जो भी है। और बहुत बहुत खूबसूरत लोग होते हैं ट्रांस इंसान जो होते हैं, मतलब मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे ट्रांस लोगों से अपने ट्रांजिशन के बाद मुलाकात हुई है। कुछ पाकिस्तान वालों से भी मुलाकात हुई है ऑनलाइन। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जिंदगी की तरफ एक संजीदा नजरिया रखने वाले, जिंदगी को बहुत गौर से देखने वाले लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कई बार ये आपकी खुशकिस्मती होगी कि आपको कोई ऐसा फैमिली मेंबर मिले जो कि ट्रांस हो। वाह, मतलब अगर आपको ट्रांस बच्चे की पैदाइश हो तो मुझे लगता है ये तो आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि खुदा की तरफ से आपके लिए एक इम्तिहान है, एक ट्रायल है, जिसको अगर आप पार करें तो फिर शायद आपका जो मकाम होगा जन्नत में वो तो खुदा ही जाने। बिल्कुल सही तो कह रहे अपने बच्चों को एक्सेप्ट कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को एक्सेप्ट कीजिए। आई थिंक अगर बस इतना सा हम कर लें तो जिंदगी कई लोगों की आसान हो सकती है। हैं। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मे गॉड ब्लेस यू। आज साहब 9 जनवरी है 2021, बड़ा यादगार दिन में रहेगा मेरी ज़िंदगी का ये, कि आपसे बातें हुई आज, और कुछ ख़ास दोस्तों की आज सालगिरह भी है, और आपकी इजाज़त से और आपकी ब्लेसिंग से, आपकी आशीर्वाद से उनको मुबारकबाद भी बिल्कुल दी जाए। बिल्कुल, हम भी शामिल हाँ, होना चाहेंगे हाँ, उनके बर्थडे हाँ। विशेष में। तो आज जो है हमारे जिगर ज़ुबैर शादाब साहब हमारे लीग साथी हैं, और उनकी बर्थडे है। फैयाज मोहम्मद अली मॉरिशस मेरे ड्रामा स्टूडेंट हैं। इनामुर रहमान, नज़र अम्बालवी शायर हैं। फराह नाज साहिबा, मेहदी हसन बदान, और डॉक्टर शांति भूषण भट्टाचार्य ये थिएटर के डायरेक्टर हैं। अनवर रज़ा, फसी अकमल कादरी साहब, आप सबों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। चलते चलते ये भी जान लें कि आवारगी विद दानिश की कामयाबी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और तकल्लुफ़ में लोग नहीं करते हैं, मगर कर दिया कीजिए भाई। तो इससे ये होगा कि अच्छे प्रोग्राम आपको अक्सा शेख जैसी पर्सनालिटीज़ को लाना आसान होगा। और मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी की छठी किस्त बरोज़ मंगल 12 जनवरी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर होगी। फैज़याब होने में तकल्लुफ़ न कीजिएगा। जश्न अलीगढ़ सदी का ये सिलसिला अभी जारी है। पिछले हफ्ते ये नहीं हो सका था, तो नई डेट जो इसकी है वो 12 जनवरी है। और अगले हफ्ते 16 जनवरी बरोज हफ्ता आवारगी विद दानिश के मायानाज मेहमान होंगे। हर दिल अजीज शायर, मेरे देरीना दोस्त हज़रत खुशबीर सिंह शाद साहिब ज़रूर शरीक करो हो। और मोहतरमा डॉक्टर अक्सा शेख साहिबा, आपका समीम क़ल्ब से शुक्रिया। चलते चलते आपके लिए एक शेर सुनाता चलूं कि तुम सा कोई सादा, कोई मासूम नहीं है, तुम क्या हो ये खुद भी तुम्हें मालूम नहीं है। तो वाह वाह। आप बसीरत आमोज गुफ्तगू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी उल्टी सीधी अच्छी बुरी बातों को बर्दाश्त करते हैं। और कभी कभी जब नाम लेना रह जाता है तो यकीन मानिए, मैंने पहले भी बताया है कि यार मैं चश्मा पहनता हूँ, नाम रह जाता है, माफ़ कर दिया कीजिए। और बाद में मैं आकर के उसे
करूँगा। मैं अक्सर साहिबा से भी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आज के जो हमारे मेज़बान दोस्त हैं उनको जा कर के यानी पेज पर जाकर उनसे अगर कोई सवाल हो तो जवाब भी प्लीज़ दे दीजिए और उनका शुक्रिया भी अदा कर दीजिए। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। जावेद साहब, इसके पहले कि हम जावेद साहब, इसके पहले कि हम खत्म करें, मेरे एक अक्सर ट्रेडिशन है कि जब मैं अगर किसी से कोई शो करूं या इंटरव्यू करूं तो आखिरी सवाल मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। तो क्या गुड। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए आप। मैंने अक्सर देखा है कि आप अपने दोस्तों को जब मुखातिब करते हैं तो आगे जिगर लगाते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है? इसकी पीछे की कहानी ये है कि साहब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने पढ़ा है और अलीगढ़ में प्यार से लोगों को, दोस्तों को जिगर कहते थे और अच्छा। 99% लोग जो है वो जिगर वहीं छोड़ आए और कुछ आदतें होती हैं जो रह जाती हैं। तो ये हमारे मुझे देखा देखी बहुत से लोगों ने फेसबुक पे जिगर कहा तो दोस्तों ने उनको तंबीह की कि ये जावेद दानिश का लाइसेंस्ड आइटम है, इसको आप इस्तेमाल ना करें। तो इसलिए कुछ मोहतरमाओं ने, कुछ हमारी एज से ज़्यादा, माशाल्लाह आप हमारी एज देख रही, तो मैं जिगर अक्सर अपने से छोटों को कहता हूँ या साथ वालों को कहता हूँ, कुछ हमसे बड़ी अगर बाजी टकरा जाती हैं तो मैं उनको मोहतरमा कह के भी मुखातिब करता हूँ। तो यकीन मानिए बहुत सी मोहतरमाओं ने आकर पूछा कि साहब आपने मुझे जिगर क्यों। अच्छा। हाँ, और कुछ नादान बालिका ऐसी भी हैं, एक आध 5,000 दोस्तों में, जिन्होंने आके ये हैरत और जाहिर की कि साहब आपने मुझे कैसे जिगर कह दिया। तो हमने उनको समझाया कि बीबी, जिगर जो है मैं प्यार से कहता हूँ और अपनी अम्मा को भी जिगर कहता हूँ। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, ये वो वाला जिगर नहीं जो आप समझ बैठी, समझे। तो जिगर और बाद में खुशबाश यानी खुश रहिए। कुछ लोगों को माने के हिसाब से भी खुशबाश के भी पूछ लेते हैं कि भाई ये खुशबाश क्या है। तो बी हैप्पी का खुशबाश है और जिगर जो है सिंपली माई डियर है। तो अंग्रेजी में क्योंकि हर कोई माई डियर कहता है, उसमें मज़ा कुछ ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं जिगर कहता जी हूँ जी। जिसमें मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल में इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सबों का शुक्रिया। तो अक्सर साहिबा आपको अल्लाह सलामत रखे। दैट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग बहुत बहुत टॉक। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी बात। बहुत मजा जी आया अपनी दिल की बातें पब्लिकली शेयर करना, क्योंकि अक्सर ऐसी होती हैं जो हम दोस्तों के सामने तो बोल देते हैं, जी हाँ जी। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली बोलने के बाद आज फिर दिल थोड़ा और हल्का हो गया। नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। संगीता जाते जाते कह रही हैं कि जिगरी दोस्त हैं हमारे उनके साथ। तो आज से तमाम दोस्तों के लिए अक्सर शेख भी जिगरी दोस्त हैं आप सबों की। तो वेन एवर यू फील लाइक अक्सर से कभी भी कांटेक्ट करना हो, कांटेक्ट ज़रूर करें और उनको याद दिलाएं कि आप जावेद दानिश के शो में थी। तो जिगर अक्सर शेख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। खुशबाश। खुदा हाफिज।